अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपने प्रीवियस नावल का लास्ट पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को नावल अच्छा लगा होगा और आपको आरजू दानियाल और माहिल और माहा की केमिस्ट्री अच्छी लगी होगी। आज नावल अपने इख्तिताम को पहुँच जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत सी अच्छी चीज़ें इस नावल से सीखने को भी मिली होंगी कि इंसान रानिया वाले सीन से सबको सबक मिलेगा। और माहिल के साथ भी बहुत कुछ बुरा हुआ था उसके पास्ट में, उसने रिवेंज लेने के लिए इतना कुछ किया, बट माहा की उसमें कोई गलती नहीं थी, वो तो एक इनोसेंट सी लड़की थी। बट कुछ भी कहें, नावल बहुत ही अच्छा आगे बढ़ा है, बहुत ही अच्छा ड्रॉप रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। दिन गुजरने लगे थे, वो घर से क्या चली गई थी, अपने साथ हर रौनक ले गई, हर कुछ वीरान छोड़ गई थी और अब माहिल के इतने बड़े घर में रहती थी। वो सबसे शिकवा कुना थी, वो क्या थी और क्या बन गई थी। उसने माहिल को देखा था, वो भी तो वीरान हालत में पड़ा रहता था, उनमें बातचीत ना होने के बराबर ही थी। वो हॉल में बैठी थी जब वो उसके साथ आकर फासला रखते हुए बैठ गया था। कल तुम्हारा आखिरी पेपर है और तुम टीवी देख रही हो? वो हाथ पर बंधी हुई महंगी तरीन घड़ी को देखते हुए बोला था। आरजू ने उसे देखा था। पढ़ने का दिल नहीं है, तुम बताओ, वो कंधे उचकाते हुए बोली थी। वो अंधेरे कमरे में रोती थी, वो उसके सामने नहीं रो सकती थी। वो घर आ गई होगी क्या? वो सर झुकाए हुए बोला था, या शायद पूछ रहा था। आरजू ने उसके झुके सर को देखा था। हाँ, आ गई है, कल मामा आई थी ना, उन्होंने बताया है। वो धीमे नम लहजे में बोली थी। कल रुखसार बेगम आई थी उससे मिलने, साथ ले जाने। आरजू ने दरवाज़ा ही नहीं खोला, वो रोते हुए चली गई थी। उन्होंने कितने लोगों का वास्ता दिया था आरजू को, लेकिन आरजू खान पत्थर दिल हो गई थी। उन्होंने बताया था, माँ पूछ रही थी उसका कैसी है वो। अजियत में डूबा दूसरा सवाल। वो हाथ बाहम जोड़े हुए बैठा था। आरजू ने लब कुचले थे। कैसा छोड़ा था तुमने? वो सवाल कर रही थी या तंज, कहना मुश्किल था। माहिल ने बेसाख्ता ही सर उठाकर उसे देखा था। वो हंस दिया। हमारा खून एक जैसा है, हम दूसरे के जख्मों पर चोट करने में माहिर हैं। वो सर हिलाते हुए बोला था। आरजू कंधे उचका गई थी। तुम वापस जाना चाहती हो? वो कुछ सोचते हुए पूछ बैठा था। आरजू ने नम आंखों से उसे देखा था। दिल ने बेसाख्ता ही हाँ कहा था। वो उस शख्स को देखना चाहती थी। आरजू की सांसें थमने लगी थी। सही कहा तुमने, तुम भी जख्मों पर चोट करते हो। वो हंस दी। वो हंसती गई, इतना हंसी कि रोने लग गई। वो मुंह पर हाथ रखे रोने लगी थी। वो वहां से उठ गया। सुनो, मेरा एक काम करोगे? वो आंसू साफ करते हुए बोली थी। माहिल ने पलटकर उसे देखा था। उसे लगा आरजू कोई दूसरी मखलूक है। वो पल में बदल गई थी। वो रो रही थी और अब वो बहुत नॉर्मल थी। क्या वो पागल हो रही थी? खुला के पेपर भेज दो उसके ऑफिस, वो लब भीजते बज़ाहिर लापरवाही से बोली थी। माहिल ने उसे देखा था। वो उसे देखता रह गया था, जिसका चेहरा सुर्ख हो गया था। तुम रह लोगी उसके बगैर? वो उसकी हेजल आंखों में कुछ तलाश करने की कोशिश करने लगा था। आरजू ने बेसाख्ता ही पानी से भरी आंखों से उसे देखा था। वो खामोश हो गई। दिल बंद होने लगा था। अजीब, बहुत अजीब। शायद उसने इनकार नहीं किया था, न इकरार किया था। उसने दरमियान का रास्ता चुना था। इसका जवाब सुनते वो हंस दिया था। सुनो, वो बोला तो आरजू ने गहरा सांस भरते हुए उसे देखा था। जब उसने बोला कि तुम उसे खो दोगी, तब उसकी आंखों में खौफ था, जैसे वो तुम्हें नहीं खुद को कह रहा हो कि वो तुम्हें खो देगा। वो बोलकर पलट गया। वो चला गया। आरजू ने हॉल में रखी हुई हर चीज़ तहस नहस कर दी थी। वही जानती थी वो कैसे खुद को संभाल कर बैठी हुई थी, कैसे पेपर दिए और माँ कैसे उनकी अजियत थी। वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी जहाँ दानियाल था, जहाँ उसकी अधूरी मोहब्बत थी, जहाँ सब बिखरा पड़ा था। सर, ये नोट्स। अनवर नॉक करके ऑफिस में दाखिल हुआ था। उसने दानियाल को देखा था। आंखें सुर्ख हो रही थी, ज़्यादा सिगरेट पीने की वजह से होठ सिया पड़ने लगे थे, उलझे हुए बाल। उसकी हालत बहुत ही अजीब थी। चेहरे पर सख्ती लिए उसने अनवर के हाथ से लिफाफा लिया और उसे जाने को बोला था। लिफाफा खोलकर देखा, पेपर ओपन किए, उसकी आंखें साकत हो गई थी। इतनी जल्दी वो उसे छोड़ने वाली थी? वो सख्ती से लब भीज गया था। माहिल राना ने अपना तरीका इस्तेमाल करते तेज़ी दिखाई थी। पेपर पर उसके हाथ की गिरफ्त सख्त तर हो गई थी। जबड़े भीजे। वो लहूरंग आंखों से पेपर को ज़मीन पर फेंक गया। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा वाइट रोज़। वो टेबल का सारा सामान नीचे फेंक चुका था। पागल होते वो शदीद गुस्से में वो पेपर उठाए हुए ऑफिस से बाहर निकला था। बिल्डिंग से बाहर आते वो गाड़ी में बैठा रैश ड्राइव करने लगा था। सीने में दिल मचल उठा था। वो खुद वो सब कर चुका था, फिर क्यों दिल तकलीफ़ में था? शायद उसे अंदाज़ा नहीं था, जब दूसरों को बर्बाद करते हैं ना, तो कुछ खसारे हमारे हिस्से में भी आते हैं। वो एक जगह पहुंचा। आंधी तूफान बना इंस्टीट्यूट के अंदर दाखिल हुआ था। सीधा एक ऑफिस में पहुंचा था। आरजू दानियाल सफ़ीर खान। वो एक टेबल पर झुकते हुए शदीद तेज में बोला था। सामने बैठे प्रिंसिपल ने थूक निकला। वो पेपर दे रही थी, आखिरी पेपर था और आज ना जाने क्या होने वाला था उसके साथ। वो तो हर पल उस पर नज़र रखी हुई थी। सेकंड फ्लोर, फर्स्ट रूम। कुछ देर बाद ही प्रिंसिपल बोली तो वो पलट गया था। वो तेज़ी से सेकंड फ्लोर के फर्स्ट रूम के जाने बढ़ा, अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही हर कोई उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ था। आरजू ने उसकी शदीद गुस्से में तनी रगें देखी थी। वो कहर ढाती नज़रों से उसे देख रहा था।
2 हफ्ते से वो सुकून में था क्या? ये सब करके वो कितना अज़ियत में था। कोई उससे पूछता, दिल कैसे बार बार बंद होने की नवीद दे रहा था। वो शोला ज्वाला बना, उसकी चेयर तक आया, उसकी कलाई पकड़े उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता। जब वो ढीठ बनी वहीं अटक गई। वो मजबूती से चेयर को पकड़ गई। दानियाल ने तंद व दो तेज़ नज़रों से उसे देखा था। मेरा पेपर हो रहा है, वो नम आंखों से बोली थी। पूरे 2 हफ्ते बाद उसे देख रही थी। दिल तो बस देखने को मचल रहा था, लेकिन इज्जत नफ्स उसे दूर करना चाहती थी। तुम्हारे पेपर की ऐसी की तैसी, वो झपड़े बीचे हुए दबी दबी आवाज़ में बोला था और झुककर उसे उठाते हुए कंधे पर डाले वहाँ से ले गया था। आरज़ू उसकी बेबाकी पर मचल कर रह गई थी। सब लोग मुँह खोले देख रहे थे, जबकि उसने इंस्टीट्यूट के बाहर लाते उसे गाड़ी के पास उतारा था। ये सब क्या है? वो नज़रें फेरते हुए बोली थी। दानियाल ने सख्ती से उसका बाजू दबोचा था। हाथ छोड़ो मेरा, पेपर देने जाना है मुझे, वो नज़रें फेरते हुए बोली थी। दिल अजीब हो रहा था। उसे सामने देखकर बगावत करने पर उतर आया था। वो सुर्ख सूजी आंखों से उसके बाजू पर गिरफ्त मज़ीद सख्त कर गया। हरगिज़ नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्यों भेजा है तुमने? वो दांत पीसते हुए बोला था। दिल में आग सी छेड़ गई थी। सुलगती आंखें देखते राख में बदल रही थी। दिल को आरजू ने नज़रें उठाकर उसे देखा था। मुझे शराकत पसंद नहीं, वो लबीजे मुश्किल बोली थी। आंसू बाहर आने को मचलने लगे थे। वो उसे कई लम्हे देखता रहा था। घर चलो, छोटी मामा की तबीयत ठीक नहीं है, वो नज़रें फेरते हुए बोला था। आरजू जख्मी सा मुस्कुराई थी। वो अब भी अपनी किए पर सफाई नहीं दे रहा था। क्या उसे कोई परवाह नहीं थी? क्या सारे खसारे उसके हिस्से में आए थे? नहीं जाना, मुझे छोड़ें मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश करते हुए मचल कर बोली थी। दानियाल ने माथे पर तेवरी चढ़ाकर उसे देखा। क्या कहोगी? तुम्हारा शौहर तुम्हें अपने साथ तुम्हारे ससुराल लेकर जा रहा है? वो आईब्रो चढ़ाकर बोला था। हल्का सा हंसा। आरजू ने शायद शदीद नागवारी से उसे देखा था। नहीं, तुम मुझे किडनैप कर रहे हो, मैं नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ, वो उसके हाथ पर नाखून मारते हुए बोली थी। दानियाल ने आंखें छोटी करते उसे घूरा था। ऐसी बात है तो पहले तुम्हें बेहोश कर देता हूँ, फिर तुम कह देना तुम्हें किडनैप करके ले जा रहा हूँ। हाथ उसकी गर्दन पर ले जाते हुए मखसूस नस दबाई थी कि उसके लब जो कुछ कहने को वाह हुए थे वहीं बंद हो गए थे। वो उसके बाजू में झूल गई। जब दानियाल ने ठंडी आह भरते इंतहाई सुर्ख रंग आंखों से उसे देखा था, उसे गाड़ी में डाला और गाड़ी भगा ले गया। खान मेंशन आते उसने झुककर उसे बाजू में उठाया था, उसे अंदर ले जाने लगा था जहाँ घर वीरान था, और वीरान घर में भी तो उसी की वजह से हुआ था। हॉल में सर झुकाए हुए बैठी थी। रानिया ने उससे मंजर को देखा था। वो मुकम्मल सबको नज़रअंदाज किए ऊपर कमरे की जानिब बढ़ गया। उसे ऊपर लेटाए वो नीचे आया था। सब सवालिया नज़रों से उसे देख रहे थे। वो बीवी है मेरी, जहाँ मैं रहूँगा वहीं वो रहेगी, आप लोग मुझे ऐसे मत देखें। वो माथे पर 3 बल डाले हुए बोला था। आगा जाने नफ़ी में सर हिलाया था। तुमने क्या किया है उसके साथ? शहीद साहब गुस्से से बोले थे। वो लब सख्ती से भीज गया था। वो बाहर लॉन में निकल गया था बगैर कोई जवाब दिए, बगैर कुछ कहे। सब लोग ठंडी आह भर कर रह गए थे। रानिया ने 3rd फ्लोर के फर्स्ट रूम को देखा। वो खामोशी से उठती ऊपर की जानिब बढ़ गई थी। आहिस्ते से दरवाज़ा खोला। सामने ही वो उसके बेड पर बड़े ही इस्तिहाक से लेटी हुई थी। रानिया उसके पास टिक गई थी। वो उसके चेहरे को देखने लगी थी। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और वो बहुत बहादुर भी थी। रानिया धीरे से मुस्कुराई थी। 1 घंटा गुजर गया। वो उसके पास बैठी रही थी। जब उलझन ज़दा सी आंखें खोलते आरजू ने छत को घूरा था, फिर सामने देखा। वो आंखें चिपकाए हुए बगैर सामने दीवार को देख रही थी जहाँ उसका दीवारगीर पोर्ट्रेट था। वो हंस रही थी। उसमें एक मुकम्मल मुस्कुराहट हेज़ल आंखों में चमक रही थी। उसके दिल में दर्द की एक टीस उठी थी। दूसरा साइड देखा, वहाँ रानिया बैठी उसे ही देख रही थी। आरजू जल्दी से बेड से उठी। कोशिश के बावजूद आंखों में नमी छा गई थी। चेहरा सुर्ख हो गया था। दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। आरजू रुको, रानिया बेड से उठते हुए बोली थी। आरजू के कदम वहीं जंजीर हुए थे। वो रुक गई। आंसू पलकों के पीछे धकेले। वो उस लड़की के सामने हरगिज़ कमज़ोर नहीं पड़ने वाली थी। वो कमरे के वस्त में खड़ी थी जब रानिया ने उसके सामने आती खड़ी हुई। फिर एक नज़र उसे देखकर हंस दी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो एक लफ्ज़ी बोल फोली, फिर दांतों तले लब दबाए थे, लेकिन सिसकी निकल आई थी। आरजू ने ना समझी से उसे देखा था। मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो सर झुकाए हुए बोली थी। आरजू का दिल दर्द से भर गया। वो शख्स इतना आगे पहुँच गया था। आरजू फटी फटी नज़रों से रानिया के वजूद को देखने लगी थी। आंसू टूट कर गिर गया था। वो भरम टूट गया। सब कुछ बिखर गया। दानियाल के बच्चे की नहीं। रानी ने नजर उठाए बोली थी। आरजू ने सख्त नजरों से उसे देखा था। वो शिद्दत से रो रही थी। वो लब भीज गई थी। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर रानी ने पलट कर देखा, वहाँ दानियाल खड़ा था सुर्ख आंखें लिए। तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, यहाँ क्या कर रही हो तुम? रानिया को देखते हुए वो सख्त करख्त लहजे में बोला था। आगे बढ़ा और उसका बाजू पकड़े उसे वहाँ से ले जाना चाहा। जब रानिया ने सख्ती से अपना बाजू छुड़वाया था,
बस करें, बहुत कर लिया आपने मेरे लिए। यूँ अज़ियत में नहीं देख सकती आपको मैं। माँ बनने वाली हूँ, लेकिन दानियाल मेरे बच्चे का बाप नहीं है, रानिया शिद्दत से बोली थी। आरज़ू ने उसके कांपते वजूद को देखा था, फिर दानियाल की आंखों में लगातार फैलती सुर्खी को। मैं किसी से मोहब्बत करती थी, लेकिन उस शख्स ने मेरा इस्तेमाल किया। अहमद से मोहब्बत करती थी मैं। एक दिन उसने मुझे पार्टी में बुलाया था, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। उसने जो बोला मैंने किया। मैं भूल गई हर पाबंदी, हर हद मैं भूल गई। मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, मैं कैसे भूल गई? एक मुसलमान औरत को तो गैर महरम से बात भी करते वक्त लहजा जहर की तरह रखना चाहिए, और मैं बग़ैर रिश्ते के। वो बोलते बोलते रुक गई थी। वो शदीद रोने लगी थी, शिद्दत से ज़मीन पर बैठ गई थी। आरज़ू सख्त नज़रों से उसे देख रही थी। मैं प्रेग्नेंट हुई, मैंने अहमद को बताया। वो टाल मटोल करने लगा। फिर एक दिन वो गायब हो गया, मेरा सब कुछ छीन कर। उसकी दोस्त से बात करते वक्त मेरे बाबा ने हमारी बातें सुन ली थी। उस दिन दानियाल सर हमारे घर आने वाले थे। मेरे बाबा को मेजर हार्ट अटैक हुआ। वो शिद्दत से रोई, फिर सिसकी। उसकी नज़रें उठाकर आरज़ू को देखा था। पापा मर गए। वो हिचके लेते हुए रोने लगी थी। दानियाल मुठ्ठियाँ भींच गया था। वो सख्त नज़रों से उसे घूरने लगा था, लेकिन वहाँ परवाह किसे थी? दानियाल ने उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया था। वो ज़्यादातर हॉस्पिटल रहते थे। बाबा को मैंने शर्मिंदा कर दिया था। अपनी आखिरी सांसों में उन्होंने दानियाल को फोर्स किया कि मुझसे शादी करने को सर नहीं मान रहे थे, लेकिन बाबा की वजह से मान गए। बाबा ने वादा लिया था हमसे, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, वादा नहीं तोड़ेंगे। लेकिन रानिया सर हाथों में गिराए हुए रो दी थी। आरज़ू ने दानियाल को देखा, उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मैंने दी, मुझे है उन्हें देखा है, उन्हें अजियत में तुम्हारी तस्वीर के आगे बैठकर रोते हुए। मुझे नहीं पता मर्द इतनी शिद्दत से रोता है कि सांसें उखड़ने लगें, वो भी किसी औरत के लिए। सबकी गलत नज़रों को सहते देखा है मैंने इन्हें, सब कुछ बर्दाश्त करते देखा है, रातों को उठकर टहलते देखा है। मेरी वजह से हुआ है सब। मैंने 2 हफ्तों में अजियत को अमली तौर पर देखा है। मैंने दानियाल सफ़ीर ख़ान को आरज़ू ख़ान के लिए तड़पते देखा है, रोते देखा है, तुम्हारी तस्वीर के आगे गिड़गिड़ाते देखा है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है आरज़ू। वो ज़ुकाम ज़दा सी गहरी सांस अंदर खींचते बोली थी। आरज़ू बेस आवाज़ ही आंसू बह रहे थे। वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, हर औरत की इज़्ज़त करता है। हमारी शादी हुई है, लेकिन सिर्फ मेरे बच्चे को इसका नाम मिलेगा, बल्कि शायद इस नाम पर उसका भी हक नहीं है। मुझसे मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं होता आरज़ू, दिल फटने को है, इसीलिए मैंने वादा तोड़ दिया है। इतने गुनाह कर लिए, एक और सही। वो उठ खड़ी हुई थी। उसने दानियाल को देखा था। वो उसके सामने आ गए। दानियाल ने नज़रें फेर ली थी। आरज़ू ने बेसाख्ता वो अमल देखा था। उसका दिल शिद्दत से धड़का था। कमरे में गहरी खामोशी छा गई, बस सांसों की आवाज़, कुछ तेज़ी से चलती सांसें तो कुछ मध्यम पड़ती। आई एम सॉरी। शायद सॉरी लफ्ज़ बहुत छोटा है, लेकिन मेरे पास इस लफ्ज़ के अलावा और कोई लफ्ज़ नहीं है। बगैर किसी ताल्लुक़ के आपने मेरे बाबा की इज़्ज़त रखी, मेरी इज़्ज़त रखी और अपने ख़ास रिश्ते को तकलीफ़ दी। एहसानमंद हूँ मैं आपकी। रानी आंसू साफ़ करते हुए बोली थी। वो कमरे से निकल गई। वो दोनों कमरे में खड़े थे, बगैर कुछ बोले। वो दोनों फासले पर थे। वो दोनों एक दूसरे को बस देख रहे थे, शायद जज्बात बयान कर रहे हों। तुमने आँखों में क्यों नहीं देखा? तुमने खौफ महसूस क्यों नहीं किया? तुमने महसूस नहीं किया? सांसें मध्यम रफ्तारी से चल रही थीं, धड़कनें बंद होने लगी थीं। तुमने लफ्ज़ों को याद क्यों नहीं किया वाइट रोज़? वो फरते जज्बात में बोला था। एक आंसू उसकी नीली आंख से गिरा और ज़मीन बोझ हुआ था। वो उसे देखती रह गई। मैंने कहा था दिल तुम्हारे इख्तियार में है। तुमने दिल की धड़कनों को अपने दूर जाने पर महसूस नहीं किया। वो सवालिया हुआ। वो एक कदम उसकी जानिब बढ़ा। एक खामोश आंसू बहा। उसकी नीली आंख सुर्ख पड़ने लगी थी। आरज़ू साकत नज़रों से उसे देख रही थी। कान साएं साएं कर रहे थे। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे कंधों पर शॉल रख देता था, तब भी जब तुम मेरी बीवी नहीं थी। मैं कैसे किसी औरत से तब दिल लगी करता जब तुम फ़कत मेरी थी। वो उसके दोनों बाजुओं पर हाथ रखते हुए उसे झंझोड़ गया था। आरज़ू शिद्दत से सर झुकाए रो दी थी। दिल बंद होने वाला था। तुम तो मार के चली गई थी मुझे। तुमने मेरा यकीन नहीं किया। तुम आरज़ू ख़ान, तुमने ख़ुद को नहीं, मुझे भी बर्बाद करने का सोचा, मुझे कांटों पर घसीटा। आरज़ू ख़ान, तुमने सोच भी कैसे लिया मेरा दिल तुम्हारे अलावा किसी के लिए धड़केगा? क्या मेरी आँखें तुम्हें फ़रेब मोहब्बत बयान कर रही थीं? क्या मेरे लम्स से तुम्हें कोई हवस नज़र आई थी? वो इसके बाजू पर गिरफ्त सख्त तर कर गया था। आरज़ू को उसकी फलादी उंगलियां अपने बाजू में धंसती हुई महसूस हुई थी। उसका दिल अजीब हो रहा था, बहुत ही अजीब। समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने नज़र उठाकर देखा। वो देखते रह गई। वो आंखों में नमी लिए खड़ा था। अजीब आंखें थीं, सितमगर जैसी कहानी बयान कर रही थी वो।
तुम्हारे बगैर मर जाने को दिल किया, हर रात अजियत में कटी, हर दिन सुहाने रूप बिना लम्हे सुहाने रूप बना, लम्हे अजाब बने, एक बस एक बार समझ लेती मुझे। वो अजियत से लब भींचे बोला था। आरजू ने उसकी आंखों से आंसू गिरते हुए देखे। आरजू खान साकत रह गई थी। वो लड़की झूठ थोड़ी बोल के गई थी। वो रो रहा था। अजियत थी आंखों में। आरजू को लगा बस वो तड़प रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तड़प रहा था और ऐसा तड़प रहा था कि आरजू को लगा वो तो कुछ भी नहीं तड़पी। वो कितनी अजियतों का शिकार हुआ था। आरजू खान की नफरत, घर वालों की नाराज़गी और दिल का टुकड़ों में तकसीम होना। मुझसे अलहदगी चाहती हो ना तुम, दे दूंगा खुला, तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, तुम्हें भी खुद को भी। वो जबड़े भींचते हुए इंतहा को पहुंचते हुए बोला था। उसके खुद की आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई मालूम हो रही थी। गले में गिल्टी सी उभर गई थी। उसका दिल एकदम ही मध्यम रफ्तारी से धड़कने लगा था, यूं जैसे सब फना होने वाला हो। यूं खौफ महसूस हो रहा था जैसे सिर्फ आरजू खान उससे दूर नहीं जाएगी, जैसे दुनिया की हर चीज़ उससे रूठ जाएगी, दूर चली जाएगी। इज़्ज़त बचाना गुनाह है, वो इस्तज़ाइया हंसते हुए बोला था। गहरा सांस भरा और कमरे से निकल गया था। उसे छोड़कर आरजू उसके आखिरी जुमले में अटक गई थी। वो सही कह रहा था क्या? जब दराब खान ने आरजू की इज़्ज़त ख़राब करनी चाहिए थी, तब कौन था आरजू के साथ? वही तो था, उसके गिर्द अपनी इज़्ज़त फैला दी थी। जब भी उसे ज़रूरत पड़ी थी, तब कौन था? दानियाल सफ़ीर खान, हमेशा उसका साथ देने वाला। उसने हमेशा उसे इज़्ज़त दी, उसके गलत तरीके पर भी कभी उसे रुस्वा नहीं होने दिया था। उसने आरजू खान को पाबंदियों में रखा, लेकिन पाबंदियाँ आरजू खान को बेइज्जत होने से बचा गईं। वरना आज क्या हुआ? रानिया का अपने बच्चे के लिए किसी के नाम की ज़रूरत थी उसे। क्या वो शख्स, क्या वो वाकई गलत था, या वाकई इज़्ज़त बचाना गुनाह है? आरजू ने अपना पोर्ट्रेट देखा था। वो शिद्दत से आंखें मीच गई थी। वो शख्स बस चंद लम्हे जुमले बोलकर गया था और यूं दिल को लगा जैसे सारे अल्फाज बेमायने कर गया हो, जैसे वो जुमले नहीं मौत का पैगाम हो और चंद पल बाद वो मरने वाली हो। आंसू टूटकर फर्श पर गिरने लगे थे। वो धड़कनें बस धड़कने से इनकारी होने लगी थीं। तेरी होने से समझती थी कि दुनिया तुम हो, वैसे दुनिया को मैं बेकार करती थी। तुमसे जब बिछड़ गई तो बहुत रोई हूँ मैं, वैसे रोने वालों को मैं फनकार कहा करती थी। यहाँ क्या करने आए हो? जमशेद खान उसे सामने देख चीखे थे। वो लब भीजे सर्द नज़रों से उन्हें देखते हुए खड़ा था, अपनी बीवी को लेने। वो सर्द लहजे में बोला था। माँ जो कमरे से बाहर निकल रही थी, उसकी आवाज़ पर ठहर गई। आयशा लब दबाए हुए खड़ी थी। वहाँ उस वक्त घर के सिर्फ चंद अफराद थे। ख़बरदार, मेरी बेटी तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जाएगी, जमशेद खान उंगली उठाए हुए बोले थे। अलेक्जेंडर ने गर्दन टेढ़ी करके देखा था, काले आंचल को देखा। वो हल्का सा मुस्कुराया था। तड़प कसक ऐसी थी कि दिल बस उसे देखने को मचल रहा था। वो मानता था वो गलत है, लेकिन क्या उसके साथ सही हुआ था? बटरफ्लाई, इधर आओ, घर चलो, वो अजलत में बोला था। उसकी लापरवाही पर जमशेद खान ने गुस्से से दांत कचकचाते उसे एक थप्पड़ जड़ दिया था। आयशा लबों पर हाथ जमा गई थी, जबकि माहा ने बाहर निकलते फैली आंखों से इस सितमगर को देखा था। वो नज़रें उस पर मरकूज कर गया। उसे देखते ही दिल में जैसे सुकून उतर गया था। वो उसे देखता रह गया। मुझे नहीं जाना, वो उसके सामने आती बोली थी। वहाँ अब सफ़िया बेगम और नूर बेगम खड़ी थीं। वो माहिल को देख रही थी। वो अच्छे से जानती थी अगर कसूरवार माहिल था तो वो भी कसूरवार थी, जिनकी वजह से वो ऐसा बन गया था। लेकिन उसने माहा को कुछ भी बताने की जसारत नहीं की थी। तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें लेने आया हूँ, बता रहा हूँ कि हम घर जा रहे हैं। वो उसकी बाजू पकड़ने वाला था जब माहा पीछे को उछली। वो सख्त तासुर लिए उसे देख रही थी। माहिल ने सर उठाकर उसे देखा था। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो लब भींचे आंखों में नमी लिए हुए बोली थी। दिल तो अब भी तड़प रहा था। मुकाबिल की उजड़ी हुई वीरान हालत अजीब हो रही थी। अब आंखों में सर्दपन नहीं था, वहाँ खौफ था। अलेक्जेंडर की आंखों में खौफ था, मुज़ाहिका खेज़, या फिर वाकई वो डर रहा था। गलती हो गई, चलो मेरे साथ। वो आगे के जाने बढ़ा था। जब वो पीछे हो गई, अलेक्जेंडर को लगा सांसें रुक जाएंगी। वो दूर जा रही थी, वो पास नहीं आना चाहती थी। मेरा क्या कसूर था? अगला सवाल सख्त लहजा। माहिर सर झुका गया। सवाल था जिसके कोई जवाब नहीं था। लफ्ज़ ही कुछ ऐसे थे। तुम्हारी फैमिली ने गलत किया मेरे साथ बटरफ्लाई। वो अज़ियत से आंखें मीच गया था। आंसू टूटकर उसके शेव में जाकर समाया था। माह की आंखें भीग गई थीं। मैंने पूछा, मेरा क्या कसूर था? मैंने ये नहीं पूछा मेरी फैमिली का क्या कसूर है, बस मेरा क्या कसूर था। वो वापस सवालिया हुई। वो सर झुका गया था। कोई जवाब होता तो देता ना। वो गहरा सांस भर गया था। यूँ लगा जैसे हवा में ऑक्सीजन ना हो। यूँ लगा जैसे सांसें थमने लगी हों। मेरा कसूर क्या था? फिर क्या मेरे माँ बाप का मरना मेरा कसूर था? क्या भूखे रहना मेरा कसूर था? क्या मेरी बहन का मरना मेरा कसूर था? बोलो, मेरी क्या गलती थी जो मुझे इस तरह बनाया गया? वो इस बार उसे दूर जाने से पहले थाम गया था। उसे छुआ
तो दिल ने धड़कनों का साथ दिया था। आंखें सुर्ख हो रही थी, माँ सांस रोक गई थी। वो अजियत देते लफ्ज़ थे, बोलो, जवाब दो। मेरी आंखों के सामने सब खत्म हो गया। मेरा कसूर था, मेरी छोटी बहन भूख की वजह से रोती रही थी। मेरा कसूर था, हाँ। बदले का रास्ता चुना है, गलत था, लेकिन सही रास्ता बताने वाला कोई नहीं था। मेरे सर पर किसी ने हाथ नहीं रखा। बटरफ्लाई, मैं रोज़ अजियत काटता था। तुमने कहा था ना, मैं दुआ क्यों नहीं मांगता। वो उसके चेहरे को हाथों के प्यालों में भर गया था। अजियत से लबरेज आंखें माह की आंखों में गाड़ी थीं। कोई चीज़ खोने लायक थी ही नहीं जिसकी वापसी के लिए, जिसके दूर होने के खौफ से दुआ करता। फिर तुम आई, तुम्हारे लिए मैंने दुआ, हर वो चीज़ जो तुम्हें मेरे पास वापस ले आया। बटरफ्लाई, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, इसका हिसाब तुम मुझसे ले रही हो। मेरे साथ गलत हुआ, मैं किससे हिसाब लूँ। बोलो, जवाब दो। मेरे साथ तो कानून ने ही गलत किया ना। वो उसके चेहरे से हाथ हटा गया था, उसकी आंखों से आंसू गिरा। वो ज़ब्त से आंखें मीच गया था। वो साकत हो गई थी। नहीं रहना चाहती ना मेरे साथ। तुम्हें छोड़ने का हौसला होता तो कब का बदला पूरा कर चुका होता। बेहतर है मैं मर जाऊं। वो जबड़े भींचे हुए बोला था। लॉन्ग कोट में हाथ डाले, रिवॉल्वर बाहर निकाली। माँ की आंखें फैल गई थी। हर कोई साकत नज़र से उसे देख रहा था। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अगर तुम चली गई ना बटरफ्लाई, मैं फिर बुरा बन जाऊंगा, और इस बार शायद मैं बुराई की इंतहा पर जाऊं। बेहतर है मेरा वजूद ख़त्म हो जाए। वो रिवॉल्वर अपनी कनपट्टी पर रख गया था। माह ने वे साख्ता ही नफ़ी में सर हिलाया। वो मजाक नहीं कर रहा था। उसने कई बार बोला था, मैं मजाक नहीं करता। वो सच बोलता था। माह की धड़कनें रुकने लगी थी। अलेक्जेंडर, वो उसकी जानी पड़ी थी जब उसने हाथ के इशारे से उसे दूर हो जाने का बोला था। वो अजियत से उसे देख रहा था। उसके पास कुछ नहीं था, वो खाली हाथ था। एक वजूद था उसके पास, जैसे वो होने के दहाने पर था, और अगर वो छूट गया तो सामने तो मौत खड़ी थी। तुमने कहा था अल्लाह का वो मुझे माफ़ नहीं करेगा, इसीलिए नहीं कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी थी, इसीलिए कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। बटरफ्लाई, वो गम से लबरेज लहजे में बोला था। माह लब भीज गई थी, दिल अजीब होने लगा था। वो जादूगर था, वो काया पलट देता था। माह को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। वो पलट गई। वो यहाँ से चली जाना चाहती थी। वो उसके रोब देते अंदाज को यूँ अजियत व गम में टूटता बिखरता हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो पलट गई और अलेक्जेंडर को सब ख़त्म होता महसूस हुआ। ना इंसाफ़ी तो उसके साथ भी हुई थी, ना वो किसी से हिसाब लेता। शायद हर कोई उसके ज़ख्मों को इस दहशत में छुपाकर भूल गया था। गोली चलने की आवाज़ आई। माह खान के कदम साकत रह गए। वो वहीं रुक गई। पीछे देखा, मुहाल लगा था। दिल में नश्तर से चुभे थे। धड़कनें मध्यम पड़ गई थी कि राहें देखेंगे तेरी, चाहे ज़माना लग जाए, ज़माना लग जाए, ज़माना लग जाए, या तू आ जाए या हम भी ठिकाना लग जाए। खामोशी से खड़ा था वो शख्स, बिल्कुल खामोश, चेहरे पर सख्ती लिए या फिर अजियत को सख्ती के पीछे छुपाए। वो एक दरख्त की तरफ देख रहा था। तेज़ हवा चलती दिल को सुकून पहुँचाने में नाकाम हो रही थी। सीने में एक अलाव दहक रहा था। सर मैं यहाँ से कल जा रही हूँ। वो हाथ बांधे हुए झुके सर के साथ बिल्कुल उसके पीछे खड़ी हुई थी, बोली थी। वो खामोशी खड़ा था। मेरी वजह से वो दांतों तले लब दबा गई थी। शायद वो लड़की वजाहत देना चाहती थी अपने गुनाह का, लेकिन बार बार दोहराना उसे अजियत दे रहा था। तुम्हें इस हालत में कहीं नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। जो तुम्हारी तकदीर में हुआ, हमें उसका सामना करना पड़ता है। वो संजीदगी से बोला था, फिर पॉकेट से सिगरेट निकालकर सुलगाई थी और लबों में दबा गया था। उसने गर्दन उठाकर खिड़की की तरफ देखा। शायद किसी के इंतज़ार में, किसी के दीदार की खातिर वहाँ कोई नहीं था। वो शदीद अजियत में मुब्तला हुआ था। नज़रें झुकाए हुए रानिया के पास से गुजर गया। वो घर से बाहर निकल गया था। रानिया उंगली चटका कर रह गई थी। वो घर से दूर जाना चाहता था, शायद ऐसी जगह जहाँ सुकून मिल जाए, लेकिन सुकून तो कहीं मैसर नहीं आ रहा था। वो शख्स अच्छे से जानता था उससे दूरी उसे अंदर ही अंदर मार देगी। उससे दूर जाने की सोच ही कर्बज़दा थी। वो उससे दूर जाने की बात कर आया था। उसने मोबाइल निकाल कर नंबर डायल किया और कान को लगाया था। जल्द अज जल्द पेपर रेडी कर दें, वो लब भीजते हुए बोला था। फिर मोबाइल बंद करते हुए जेब में डाल गया था। उसने आसमान की तरफ देखा। वहाँ चांद नहीं था, आसमान खाली था। वो इस्तेज़ाइया से हंसा था। वो भी तो खाली थी, उसके बगैर, अपने दिमाग लड़की के बगैर, आफत के बगैर। तुम ना लगा पाओगे अंदाज़ा मेरी तबाही का। तुमने देखा ही कहाँ है मुझे शाम होने के बाद। अलेक्जेंडर, उसने बेसाख्ता ही पीछे मुड़कर देखा था। जिस्म से जैसे जान निकल गई हो। आंखें फैल गई थीं। वो घुटनों के बल ज़मीन पर गिरा हुआ था। माह ने फैली आंखों से उसे देखा था। वो सर झुकाए घुटनों के बल ज़मीन पर था। माह शिद्दत से रोती थी। सांस ही तो बंद हो गई थी। उसकी जान निकल गई थी सोचते ही कि वो मर गया है। बटरफ्लाई, मैं मर जाऊंगा, वो सर उठाकर बोला था। बेइंतहा अजियत, आंखों में पानी जो गालों पर फिसल गया था। सुर्ख आंखें माह सिसकियाँ लेने लगी थी। उसने हवा में फायर किया था, अपनी हर गलती सुधार लूँगा, बस एक बार मेरे पास वापस आ जाओ। बटरफ्लाई, अलेक्जेंडर मर जाएगा तुम्हारे बगैर। वो उठ गया, खुद के वजूद के बोझ पर घसीटता
उसके सामने खड़ा हो गया था। बहती आंखों से उसे देखा, फिर उसके कदमों में गिर गया, बिल्कुल वैसे जैसे वो गिरी थी। उसके कदमों में महालब भीज गई थी। एक मौका खुदा भी देता है ना, तुम मुझे एक बार माफ़ कर दो। मैं सब कबूल करता हूँ, तुमसे मोहब्बत है, मैं कबूल करता हूँ। तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा, मैं कबूल करता हूँ। तुम नस नस में शामिल हो, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो झुके कंधे लिए बोला था। महा आंखें मीच गई थी। वो अजियत से पुर लहजा गम से लबरेज लफ्ज़ों से बोल रहा था। महा लबों पर हाथ जमा गई थी। ये तो बस सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पर करबला का साया है। फरमाते हैं, क्या कहा, इश्क कर बैठे हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हे बटरफ्लाई, कर दो माफ़। सर उठाते वो नम आंखों से बोला था। हेज़ल ग्रीन आंखें सुर्ख हो रही थीं, गम से बोझल आंखें। महा का दिल शिद्दत से धड़का था। तुम वापस ऐसा करोगे? वो नफ़ी में सर हिलाते हुए सिसकी थी। उसने आंखें उसकी काली नम आंखों में गाड़ी थीं और फिर 2 आंखों से आंसू फिसल गए थे। वो हाथ आगे कर गया था। उसने आंसू हथेली पर ले लिए थे। अगर तुम्हें तकलीफ़ दी तो मैं खुद को इसी वक्त इस रूह से आज़ाद कर दूंगा। वो सपाट लहजे में बोला था। महा एकदम ही सहमी थी। वो ऐसा क्यों करता था? वो हमेशा उसे डरा देता था। बटरफ्लाई, वो धीरे से हंसा। वो दांतों तले लब दबाते हुए सिसकी रोक गई थी। वो नीचे बिल्कुल उसके सामने बैठ गई थी। तुम जो कहोगी वही करूँगा, प्लीज़ मान जाओ। मुझसे तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होती, मैं सुधर जाऊँगा, प्लीज़। वो उसके कंधे पर सर रखे बोला था। महा ने अपने कंधे पर नमी महसूस की थी। दिल में अजियत भर गई थी। आप मजाक कर रहे हैं? वो हिचकी भरते हुए बोला था। बोली थी। वो धीरे से हंसा, सर उठाकर उसे देखा था। एक हाथ उसके चेहरे पर रखते हुए अंगूठे से साफ किया था जो बहे जा रहे थे। मैं मजाक नहीं करता बटरफ्लाई, वो गहरा सांस लेते हुए बोला था। काली आंखों ने शिकवा किया था। वो अजियत से नज़रें झुका गया। माफ़ किया मैंने आपको, इसलिए कि मेरी मामा गलत थी, इसीलिए कि आपको अजियत देने वाली मेरी फैमिली थी। वो लब भीज गई थी। माहिल ने उलझन ज़दा नज़रों से उसे देखा था। उसे कैसे पता चला? आरजू खान सीढ़ियों पर खड़ी मुस्कुरा दी थी। वो अभी अभी कमरे से निकली थी। वो हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करती थी। सॉरी। वो उसके माथे से माथा टिकाए हुए शिद्दत से रो दी थी। अलेक्जेंडर ने मजबूती से उसकी आंखों में देखा। अलेक्जेंडर ने मजबूती से उसके गिर्द बाजू हायल किए थे, जैसे वो भाग जाएगी। वो शिद्दत से उसके सर पर लब रख गया था। वो बदला अना मगरूरियत सबको अकेली एक मोहब्बत ने शिकस्त दे दी थी। वो कई लम्हे यूं ही साथ रोते रहे थे। आप बहुत बुरे हैं। वो उससे अलग होते हुए ना आंखों में चमक लिए हुए बोल दी। दिल को सुकून था। आरजू खान ने बहुत पहले ही उसे सच बता दिया था। अगर गलती उसकी थी तो नाइंसाफ़ी उसके साथ भी तो हुई थी ना, वो भी उसकी अपनी माँ की तरफ से। तुम हमेशा सच बोलती हो बटरफ्लाई। वो अलग हुआ। हैट नहीं थी, लेकिन बाजू को थोड़ा सा खोलते हुए वो झुककर बोला था। वो रोते हुए हंसी थी। उसे एक मौका देने की 2 वजूहात थीं। पहली, माहिलाना गलत नहीं था, उसे गलत बनाया गया था। दूसरी, एक मौका तो अल्लाह भी देता है, और अगर बुरा शख्स बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ आना चाहे तो हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए। हमें बुराई से मसला होना चाहिए, उससे नहीं जिसने बुरा किया है। वो उससे बाजुओं के हल्के में लेता हुआ उठ गया। जमशेद खान ने सख्ती से देख रहे थे। मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ कमिश्नर खान, आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, वो संजीदगी से बोला था। महा ने फैलती आंखों से उसे देखा था। वो क्या बोल रहा था? महा सिसकी थी। अलेक्जेंडर नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाती उसका बाजू मजबूती से पकड़ गई थी। दिल बैठने लगा था। अलेक्जेंडर ने रुख उसकी तरफ किया था। चेहरा को हाथों के प्यालों में भरा था। उसके आंसू साफ किए, गहरा सांस भरा। तुम चाहती हो ना मैं अच्छा बन जाऊँ? मैंने बहुत कुछ गलत भी किया है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे मत रोको बटरफ्लाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे पास लौट कर आऊँगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, अपनी सासों के लिए मेरा इंतज़ार करना करोगी ना? वो मोहब्बत से बोला था। उसकी आंखों में मोहब्बत का जहान आबाद था, ऐसा जहान जिसके एक ही मलका थी, उसकी बटरफ्लाई। वो सवाली नज़रों से उसे देखने लगा था। महा शिद्दत से रोती थी। अब जब वो उसके पास वापस आ गया था, उसका फिर से दूर चले जाना महा के दिल में सुइयाँ चुभने लगी थीं। दिल में दर्द सा उठा था। वो रोते हुए इस्बात में सर हिला गई थी। वो सुकून से मुस्कुराया था। झुककर अकीदत व मोहब्बत से उसकी पेशानी पर बोसा दिया था। वो आंखें बंद कर गई थी। 2 आंसू टूटकर आंखों से गिर गए थे। वो उसे छोड़ चलता हुआ कमिश्नर जमशेद खान के सामने आया था। वो जानते थे सामने खड़ा शख्स कैसा है, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि उसके साथ बहुत गलत हुआ था। सही कहा है, हमें हमेशा किसी की ज़रूरत पड़ जाती है जो हमें बताएं गलत क्या है और सही क्या है। कर लें ख्वाब पूरा, अरेस्ट करें, मैं सब बताने को तैयार हूँ। नवाब के काम, इस गंदी दुनिया के हर एक चीज़, इसकी असलियत। वो हाथ आगे करते हुए बोला था। जमशेद साहब ने रोती हुई बेटी को देखा, फिर अलेक्जेंडर को। मुजरिम लेकर जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ दामाद जेल से बाहर आए।
वो उसका हाथ पकड़े हुए दरवाजे की तरफ बढ़े थे। अलेक्जेंडर ने पलटकर बटरफ्लाई को देखा जो आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। मैं वादा पूरा करूंगा, वो जज्बे से बोला था और जमशेद खान उसे अपने साथ ले गए। पीछे वो हाथों में चेहरा छुपाए हुए फूट फूट कर रो दी थी। ना जाने कितना इंतजार करना था उसे। इंतजार सुहाने रूह था। वो गहरा सांस भर गई थी। पलटकर देखा, आरजू सीढ़ियों पर खड़ी थी। वो भागती हुई उसके पास गई और उसे गले लगाया था। तुम सब ठीक कर देती हो, वो शिद्दत से बोली थी। आरजू खान जख्मी सा मुस्कुराई थी। शायद वो शायद पर आ रुकी थी क्योंकि वो हर चीज़ ठीक नहीं कर सकती थी। कुछ चीज़ें अधूरी रह ही गई थी। कहाँ जा रही हो तुम? सुबह के 8 बज रहे थे जब वो सेकंड फ्लोर के एक रूम में एंटर होती बोली थी। रानिया सामान पैक कर रही थी। उसे देख हाथ थम गए थे। गले में गिल्टी सी उभरी थी। यहाँ से जा रही हूँ वापस, वो धीमे लहजे में बोली थी। फिर सामान पैक करने लगी थी। जब आरजू चलते हुए बेड पर आकर बैठी उसे देखने लगी थी। क्या कोई और रास्ता नहीं था जो दानियाल ने तुमसे शादी कर ली? वो आम से लहजे में बोली थी। क्या वाकई वो लहजा आम था? रानिया धीरे से हंसी, फिर नम आंखों से उसे देखा था। तुम मोहब्बत चुनोगी या इज्जत? वो बेड पर बैठते हुए बोली थी। आरजू ने एक नज़र उसे देखा था। इज्जत, वो सपाट लहजे में बोली थी। रानिया ने हाथों की लकीरों को देखा, फिर वो होले से हंसी थी। इज्जत, एक लड़की के लिए इज्जत बहुत ज़रूरी होती है और एक लड़की के से बढ़कर लड़की के बाप के लिए अपनी इज्जत बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो बाप अमीर हो या गरीब। जब एक लड़की सुनसान सड़क पर चल रही हो और एक तरह कुत्तों का झुंड तुम्हारे पीछे पड़ जाए और एक तरफ चंद आवारा लड़के, तुम किस तरफ जाओगी? वो उसे देखते हुए बोली थी। आरजू ने नेचुरल लव कुचला। वो सोच नहीं रही थी, वो बता सकती थी वो कहाँ जाएगी। मैं बताती हूँ, तुम बेशक जानवर से डरती हो लेकिन जाओगी उन्हीं की तरफ। क्यों? इज्जत के लिए। वो उसके हाथ पकड़ते उसे अपने हाथों में लेते हुए बोली थी। आरजू ने उसे देखा था जैसे वो उसे कुछ समझा रही हो। मैं माँ बनने वाली थी बगैर शादी के। अगर ये खबर बाहर पता चल जाती तो क्या होता? मुझे कोई नहीं अपनाता। वो छोड़ो, मेरे बाबा की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मानती हूँ मेरी गलती है, मेरे ही वजह से मिट्टी में मिलने वाली थी। मैंने पहले नहीं सोचा, पर कहते हैं ना, जब तक ठोकर ना लगे इंसान समझ नहीं सकता उसे कैसे चलना है। सिर्फ दानियाल सर जानते थे। तुमने पूछा, कोई और रास्ता नहीं था। मेरी शादी हो भी जाती तो शायद वो नीलामी ज़्यादा होती जो बगैर शादी के होनी थी। मेरे बाबा मरने वाले थे, इसीलिए उन्होंने इज्जत बचाने के लिए जैसे देखा उसे कह दिया। और सामने तुम्हारे शौहर था। अगर कोई और होता तो कभी इज्जत ना रखता। क्या कोई मुझसे इस हालत में शादी करता? नहीं, हरगिज़ नहीं। बाबा ने मरने के वक्त भी सिर्फ अपनी इज्जत सोची। उन्होंने ये नहीं सोचा मेरी बेटी के साथ गलत हुआ। बिल्कुल वैसे जैसे तुम जानवरों की तरह चली जाओ। तुम मरना पसंद करोगी बजाय आवारा लड़कों की तरफ जाने के। तुम जानती हो वहाँ तुम्हारी इज्जत महफूज नहीं। वो उसके नाजुक हाथों पर दबाव देती हुए बोली थी। आरजू का दिल गम से भरने लगा था। जानती हो तुम्हारे शौहर ने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन वो वादा में कैद था। याद रखो, तुमने इज़्ज़त को मोहब्बत पर फ़ौक़ियत दी है। वो इज़्ज़त के वादे में कैद था। उसने नज़र उठाकर मुझे नहीं देखा। कभी वो गलत हो सकता है आरज़ू खान, लेकिन बेवफा नहीं। वो बहुत अच्छा है। और वैसे भी ये सब तो बस एक दिखावा था। मैं माँ बनने वाली थी और ऐसे में निकाह नहीं होता। बस एक दिखावे से शायद आने वाली ज़िंदगी सुकून से जी जाती। रानिया आंसू साफ करते हुए उठ गई थी। आरजू ने उसकी नम आँखों को देखा था। उसकी खुद की आँखें भी नम थीं। उसने गलत किया। आरजू रो पड़ी थी। वो रो पड़ी थी। लहजा अटक गया था। रानिया ने उसे देखा था। आरजू के जहन में उभरा, हाँ वो माँ बनने वाली थी। तो फिर कैसा निकाह? तुमने भी तो भरोसा नहीं किया था। रिश्ता दोनों तरफ से चलता है आरजू। तुमने जिद क्यों नहीं लगाई कि वो तुम्हें बताए वो ऐसा क्यों कर रहा है? ठीक है, उसने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन तुमने खुद भी तो नहीं तलाश किया। तुम बस चली गई सब कुछ छोड़कर। क्या इतना आसान था? रानिया धीरे से हंसी थी। आरजू ने सिसकी भरी नम आंखों से उसे देखा था। मुझे शराकत पसंद नहीं। आरजू आंखों पर हाथ रखते हुए रो दी थी। रानिया हल्के से मुस्कुराई थी, फिर चलती हुई अलमारी की तरफ आई। कुछ पेपर्स निकाल कर वापस आते आरजू की गोद में रखे थे। आरजू ने धुंधलाहट में पेपर को देखा था। किस कदर तड़प है ना इस शख्स को तुम्हारी। रानिया सिसकी थी। आरजू ने पेपर को देखा था। वो तलाक के कागजात थे। आरजू ने उसे देखा था। मेरी डिलीवरी के बाद ही वो मुझे तलाक दे देगा। कहा कि शराकत सिर्फ रिश्तों में आ जाने से शराकत नहीं होती आरजू खान, दिल में आ जाने से शराकत होती है। और उसके दिल में सिर्फ तुम हो और सबूत तुम्हारे हाथों में है। वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये निकाह ना होने के वाले के बराबर ही है। फिर हुआ ही नहीं, एक दिखावा है। लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए। रानिया ने सूटकेस से नीचे उतारा। वो चलने लगी थी। आरजू ने सख्त नज़रों से पेपर देखे थे। रानिया कमरे से बाहर निकल गई। आरजू 2 लम्हे वहाँ बैठी, फिर आंसू साफ करते बाहर भागी थी। वो निकाह तो दिखावा था, वो अब भी वाहिद उसका था।
रानिया सुनो। वो सेकंड फ्लोर के रूम के बाहर खड़ी थी और रानिया दूसरी सीढ़ी पर पलटकर उसे देखा। रोकने वाली हो तो मत रोको, बेहतर है मैं चली जाऊं। वो धीरे से हंसी थी, कदम आगे को बढ़ाए। जब सीढ़ी के से पांव फिसला, वो लड़खड़ाती हुई एक दिलखराश चीख के साथ ज़मीन बोस हुई ग्राउंड फ्लोर पर गिरी थी। आरजू की आंखें फैल गई थी। रानिया वो चीखी थी। एंट्रेंस से आते दानियाल के हाथों में पेपर थे जो ज़मीन पर गिरे थे। वो तेज़ी से उसके जानिब बढ़ा था। आरजू भी सीढ़ियाँ उतरते हुए उसके पास आई थी। दानियाल ने तेज़ी से उसके खून से लथपथ वजूद को उठाया और बाहर के जानिब भागा था। आरजू उसके साथ ही लपकी थी। रश ड्राइव करते हुए वो हॉस्पिटल भागा था। आरजू रानिया का चेहरा थपथपा रही थी, जिसकी आंखें बंद हो रही थीं। उसकी आंखों के किनारे पर आंसू अटका हुआ था। सांसें मध्यम पड़ रही थी, जिसे वो जीना ही ना चाहती हो। रानिया प्लीज़ आंखें खोले रखना। आरजू का हाथ पाँव फूल रहे थे। दिल अजीब हो रहा था। उसकी खुद की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। वो हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोके बाहर निकला और रानिया के वजूद को बाजू में उठाया था। आरजू के कदम लड़खड़ा गए थे। उससे चला नहीं जा रहा था। आरजू ने अपने हाथों की तरफ देखा। वो खून से लथपथ थे। आरजू का दिल बंद होने लगा था। डॉक्टर, उसे स्ट्रेचर पर लिटाते हुए दानियाल चीखा था। आरजू लड़खड़ाते कदमों से उसके कई फासलों पर थी। वो बामुश्किल अंदर आ रही थी। डॉक्टर फौरन ही बाहर आया। वार्ड बॉय को इशारा किया। ऑपरेशन रूम की जानिब भागा था। आरजू तुम ठीक हो? वो पलटा। आरजू को देखा जो पहले आंखों से बस यूं ही खड़ी थी, गुमसुम। वो उस तक आते हुए बोला था। आरजू ने सर उठाकर उसे देखा था। खान। वो शिद्दत से रो दी थी। उसके गले लगे, उसका कुर्ता मुट्ठियों में जकड़ लिया। बच्चों की तरह वो काफ़ी डर गई थी। अभी तो वो लड़की इज्जत का दम भर रही थी और अब उसका क्या हाल था। आरजू खौफ ज़दा सी होती हुई कांपने लगी थी। दानियाल ने उसके कांपते वजूद को देखा था। वो उसके गिर्द बाजू तक हायल नहीं कर पाया था। उसे बेंच पर बिठाया, खुद वहाँ से हट गया था। चंद मिनटों बाद आते उसके आगे पानी की बोतल की थी। आरजू ने सर उठाकर उसे देखा था। सूजी सुर्ख आंखें, बिखरे बाल, पुराना सा कुर्ता जिसके बाजू फोल्ड किए हुए थे और कुर्ते पर खून के निशानात थे। आरजू का दिल मध्यम पड़ने लगा था। वो शख्स वीरान लग रहा था, उजड़ा हुआ। आरजू ने बेसाख्ता ही नज़रें फेर लीं। कांपते हाथों से पानी की बोतल पकड़कर लबों से लगाई थी। कुछ पिया, कुछ गिरा दिया। वो इसकी हालत अच्छे से समझ रहा था। वो डर गई थी शायद। वो ठीक होगी। अंदर के खौफ के तहत वो नज़रें उठाए हुए बोली थी। दानियाल के पास जवाब नहीं था, जबकि वो बच्चों की तरह जवाब की तलबगार थी। अल्लाह करे, वो धीरे से बोला था। अर्जुन ने आँख से आंसू गिरा था। वो हैरान हुआ था। वो दूसरी औरत के लिए रो रही थी या फिर आधे घंटे पहले हुई रानिया की बात पर रो रही थी। इज्जत ज़िंदगी भी मांग लेती है। 2 घंटे गुजर गए थे। वो वीरान सा दीवार के साथ टेक लगाए हुए खड़ा था। वो बेंच पर बैठी उस पर नज़रें टिकाए हुई थी। ना जाने क्या सोच रही थी वो, लेकिन दानियाल को शदीद परेशान कर रही थी। उसकी नम आंखें, शायद वो उससे दूर हो जाए। काश वो इस वक्त रफ़ीक अंकल के घर ना जाता तो आज सब कुछ यूँ ना होता, या फिर काश वो आरजू खान वापस आ जाए। वो शिद्दत से दुआगो हुआ था। मज़ीद आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकले। वो दोनों डॉक्टर के जानिब लपके थे जो उन्हें देख रहा था। सॉरी, इनका मिसकैरेज हो गया है। पेशेंट भी पूरी तरह ख़तरे से बाहर नहीं है। प्लीज़ आप मिल लें। डॉक्टर अफसरदा लहजे में बोलता हुआ कंधे पर हाथ रखते हुए चला गया था। आरजू की आंखों से आंसू जारी हुए थे। उसके कदम अंदर जाने के इनकारी हुए थे। दानियाल जो के कंधों के साथ अंदर बढ़ा था, वो उसके पीछे चलने लगी थी। वो दोनों कमरे में एंटर हुए जहाँ वो मशीनों में कैद सपाट चेहरा लिए लेटी थी। ना आंसू थे ना अफसोस। आरजू को शिद्दत से बुरा लगा था जिसे उसकी गलती हो। वो बेबी, दानियाल कहते कहते अटक गया। वो नहीं जानता था वो कैसे बोले। रानिया की आंखों से आंसू गिरे। गलत किया था, इज्जत ख़राब की थी, कैसे सही होता। अल्लाह का नाराज़ होना तो बनता था ना। वो लब भीजे हुए से जग पड़ी थी। आरज़ू नम आंखों से उसे देखने लगी। कितनी अजियत में थी वो लड़की। मुझे अकेले रहना है, वो अटकते लहजे में बोली थी। दिल उचाट हो गया था, जीने को दिल ही नहीं कर रहा था। तभी उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। दानियाल ने आरजू को देखा था। वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए थे। आरजू ने महसूस किया ज़िंदगी हमेशा खुशी नहीं देती है, वो अजियत भी देती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों की अजियत हमारी अजियत से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। हम अपने दर्द के आगे कुछ नहीं देखते, दूसरों के दर्द को भी नहीं। घर चली जाओ तुम, वो लब दबाए हुए बोला था। आरजू ने नम दखील भरी नज़रें उठाकर उसे देखा था। वो नफ़ी में सर हिला गई थी। सुबह से दोपहर और फिर रात हो गई थी। वो दोनों गमसुम से वहीं बैठे रहे थे बगैर कुछ खाए पिए। वो सोचों में अटक गई थी। वो बेवफा नहीं हो सकता। रानिया की बात पे सख्त ही याद आई थी। उसने सामने दीवार से सर टिकाए शख्स को देखा था। क्या वो बेवफा थी? फिर या हालात बेवफा थे? फिर हालात ऐसे क्यों आते हैं अजियत भरे कि सब तबाह कर देने वाले? शायद वो फिर भूल गई थी ज़िंदगी खुशी गमी दोनों के साथ लेकर चलने वाली डोर है। इसने बताया क्यों नहीं? दिमाग ने सवाल पेश किया तो दिल ने कह ढाया था। क्या तुम इजाज़त देती उसे?
दिल ने दलील पेश की तो दिमाग ने ज़ोर से नफ़ी की, हरगिज़ नहीं, कोई और रास्ता तलाश करते। दिमाग ने फिर से कहा, आरज़ू खान जंग में फंस गई थी। कब तलाश करते? जब तुम सारी उम्र इज़्ज़त से गुजारने वाला बाप इज़्ज़त बचाने की भीख मांग रहा हो, या तब जब कई उंगलियां उठती और इज़्ज़त को तार तार कर देती, जब मरने के बाद भी लोग कहते वो एक बदचलन थी, जब बाप के मरने के बाद भी लोग इज़्ज़त को उछालते, या फिर तब जब एक शख्स से उसकी शादी हो जाती और उसे सच्चाई पता चलती, फिर वो तमाशा लगाता, फिर कौन देखता, फिर दो दुनिया देखती, फिर साफ आसपास के लोगों को पता नहीं चलना था, तब शौहर के आसपास वालों को भी पता चलना था। फिर क्या ज़्यादा उंगलियां उठती? कब रास्ता तलाश करते? जब आरज़ू खान बेइज्जत होने वाली थी। कौन सा रास्ता तलाश किया था? तुम्हारी खुद की माँ तुम्हारे खिलाफ हो गई थी, तब तुम्हें याद नहीं आया था क्या कि रास्ता तलाश करने हैं? तब तुम्हें अंदाज़ा था इज़्ज़त जान से ज़्यादा अजीज़ होती है। बिल्कुल, इज़्ज़त बहुत अजीज़ होती है। दिल ने लताड़ा था। वो खाली आंखों से दोनों की दलील सुनती रही थी। वो शख्स शायद गलत नहीं था, लेकिन हालात उसके हक में नहीं थे। इज़्ज़त एक लड़की के लिए बहुत अजीज़ होती है। हम कहते हैं ना, दुनिया है ना कहती रहे जो कहती है। इस दुनिया के कहने के बाद आप लोग खुश होते हैं? नहीं, दुनिया छोड़ घर वाले भी ताने कसते हैं और हम अंधेरे कमरे में रोते हैं। इज़्ज़त बहुत कुछ मांगती है। शायद हम कभी नहीं सोच सकते, एक लड़की के कंधों पर सिर्फ अपनी नहीं, पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त होती है। इसे अकेले नहीं सुनना पड़ता, उसके पूरे ख़ानदान को सुनना पड़ता है। कई नज़रों का सामना करना पड़ता है, जीते जी भी और मरने के बाद भी, क्योंकि लोग बातें भूल जाते होंगे, लेकिन जब कोई मौजू निकलता है तो बातें भी याद आने लगती हैं। शर्मिंदगी फिर अगली नस्ल को अपनानी होती है और ये सिलसिला यूं ही चलता है। वो दोनों यूं ही हॉस्पिटल रहे थे। रानिया की तबीयत संभल नहीं रही थी। दरमियान में बस एक बार खान बाबा आए थे। क्यों? दोनों को होश नहीं था। 3 दिन गुजर गए। वो जिद लगाकर बैठी थी, वो घर नहीं जाएगी। दानियाल ने उसका हुलिया देखा। उसकी खुद की तबीयत ख़राब होने लगी थी। पेशेंट बुला रही हैं आपको, नर्स हड़बड़ाहट में बाहर आती हुई बोली थी। वो जो उसे घर भेजने वाला था, नर्स की बात सुनते उसे देखने लगा। वो दोनों अंदर की जानिब बढ़े, जहाँ वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। चेहरे के पर ऑक्सीजन मास्क नहीं था। उसकी हालत बहुत ही निडाल थी। ये लें, वो अटकती सांसों के दरमियान बोली थी। एक कागज़ दानियाल की जानिब बढ़ाया। दानियाल ने समेत आरजू ने भी देखा था। वो तलाकनामा था। सामने लेटी लड़की ने उस पर साइन किए हुए थे। उसकी सांसें थम रही थी। साइन कर दें प्लीज़, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। दानियाल ने लब खींचे। शायद खान बाबा इसीलिए आए थे। उसने नर्स से मोबाइल लेकर उन्हें कॉल की थी। इनका नंबर भी एमरजेंसी में दानियाल ने ही दिया था, जिसे वो पहली बार इस्तेमाल कर रही थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये वो बोलते बोलते रुक गया था। उसके इशारा करने पर आरजू ने उसका हाथ हाथों में लिया था। वो उसे सहला रही थी। वो बहुत परेशान हो गई थी। प्लीज़ साइन कर दें, वो नम आंखों से बोली थी। दानियाल ने आंखें मींची थीं, फिर उसका कागजात पर साइन कर दिए थे। रानिया ने आरजू को देखा था। वो बेवफा नहीं, वो सब मेरी वजह से हुआ। मुझे सज़ा मिल गई, इसे मत खोना, इसे सज़ा नहीं देना। गलतफहमी तो मेरी थी ना, गलती तो मेरी थी ना, वो रोते हुए बोली। उसका सांस उखड़ रहा था। वो सीढ़ियों से गिरी थी, लेकिन वो अपनी नज़रों में भी गिरी थी। जिस्मानी चोटों से ज़्यादा रूह पर जख्म लगे थे जो जीने ही नहीं दे रहे थे। आरजू ने नम आंखों से उसे देखा था, फिर मशीन की जहाँ सीधी लाइन नज़र आ रही थी। आरजू ने खाली नज़रों से दानियाल को देखा। वो शिद्दत से रो दी। खान, वो चीखी थी। दानियाल ने आगे बढ़ते हुए उसे खुद से लगाया था। रानिया रफ़ीक मर गई, इस ज़ख्म से नहीं जो सीढ़ियों से गिरने से उस पर मिला था, बल्कि उन ज़ख्मों से जो पिछले 3 माह से वो सह रही थी। खुद के ज़मीर की मलहमत से वो जीना नहीं चाहती थी। वजह वो खुद थी। उसने हदें तोड़ दी थीं, ऐसी हदें जिनको टूटने से इंसान जिंदा लाश बन जाता है। और फिर वो वाकई जिंदा लाश ही तो बनी थी, और आज जिस्म को आज़ादी दे दी। अज़ियत की कहानी तमाम हो गई थी। इज़्ज़त जीत गई थी। वो लड़की हार गई थी। वो लड़की थी ना, तभी तो उसे ब्लेम किया जाना था। लड़का होती तो शायद वो बच जाती। यही तो होता है और यही होता आएगा शायद। यस, एग्जैक्टली। खान, वो मर गई। आरजू शिद्दत से रो दी थी। दानियाल ने उसके गिर्द हिसार तंग किया था। वो लड़की उसका नाम छोड़कर मरी थी, जो सिर्फ आरजू के लिए था, जो उसके साथ लगी सिसक रही थी। ज़िंदगी जालिम होती है, बहुत जालिम। वो अगर आपको खुशी देती है तो अजियत भी वही देती है। ज़िंदगी जहाँ बहुत कुछ देती है, वहाँ बहुत कुछ लेती भी है। दिन गुजरे, हफ्ते और महीनों में वो दोनों अलग थे। ना वो उभर पा रही थी, ना उसे छोड़ना चाहती थी, ना उसके पास वापस जाना चाहती थी। अजीब दिल में बेचैनी थी। वो भी तो तड़प रहा था। रानिया की बॉडी को दफनाया गया था। सब सच बाहर आ गया था। हर कोई गुमसुम था। माह की रातें आंखों में कटने लगी थी। वो शख्स, उसने सब कुछ बता दिया था, जिससे पुलिस को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। नवाब को पकड़ लिया, कई बुरे लोगों को पकड़ा। उसकी मदद के चलते उसकी सज़ा में कमी कर दी गई थी। कुछ कमिश्नर जमशीद ने रिक्वेस्ट की थी। वहाँ का
दिल बहुत ही बेचैन रहने लगा था आजकल। वो माँ बनने वाली थी और आंसू आंखों में रहते थे। वो शख्स इतने कीमती पलों में उसके साथ नहीं था। माँ का दिल बेकरार रहने लगा था। अजीब दिल को बेचैनी थी। दिल बस उसे देखना चाहता था, इन खूबसूरत लम्हों में उसका साथ चाहता था, लेकिन वो नहीं था साथ। वो सज़ा मुकम्मल कर रहा था अपने अंधेपन के बदले की आग में झुलसने की। दूसरी जानिब 4 महीनों से वो सूली पर लटक रहा था। आरज़ू खान घर में रहती थी। रानिया की मौत ने उस पर कई दिन तक असर डाला था। वो ज़्यादा वक्त अब रुखसार बेगम के साथ रहती थी। माँ से दूर होना कर्बज़दा होता है। रुखसार बेगम ने हमेशा उसे बेटी ही समझा था। आरज़ू ने शिद्दत से रोते माफ़ी मांगी थी जब रुखसार बेगम ने उसे गले लगा लिया था। वो एक शख्स भी तो कई बार माफ़ी मांग चुका था। इंसान बहुत ही खुदगर्ज होता है। हम गलती करते हैं, फिर अल्लाह के सामने जाते हैं, आंसू बहाते हैं कि हमें अल्लाह माफ़ कर दे, और जब वही माफ़ी कोई इंसान आकर मांगता है तब हम माफ़ नहीं कर पाते। हम खुदगर्ज हैं। हम खुद की माफ़ी की उम्मीद रखते हैं और दूसरों को माफ़ नहीं करते। वो आज भी थका हारा घर लौटा था। सेकंड फ्लोर के कमरे पर दरवाजे को देखा था। दरवाज़ा खुला था। दिल शिद्दत से धड़का रहा था। थके हारे कदमों से उस कमरे की जानिब बढ़ा। वो बहुत रोया था, बहुत गुजारिश की, लेकिन वो कान लपेटे रखती थी। शायद उसे अजियत नहीं होती थी उसे यूँ देखकर। वो कमरे की तरफ बढ़ रहा था, मखसूस चाल को पहचानते। जब कमरे के बैठा वजूद फ़ौरन ही बेड से उठा और दरवाज़ा बंद कर लिया, ज़ोर से बंद कर लिया। वो उससे अलग नहीं होना चाहती थी, ना ही इतनी हिम्मत थी। तभी फ़रार का रास्ता बेहतर लगा था। वो जानती थी वो सब दिखावा था, लेकिन तकलीफ़ में थी तो वो उसे भी दुख देना चाहती थी। लेकिन आरज़ू खान अपने 2 हफ्तों के दुख का बदला उससे 4 महीने से ले रही थी। दरवाज़ा बंद था। वो बंद होने के बावजूद आवाज़ सुन चुका था। वो शिद्दत से आंखें मीच गया। दरवाजे के साथ टेक लगाए नीचे बैठ गया। कंधे पर शॉल थी। थका हारा वो बहुत अजियत में था कि उसकी हालत यूँ थी कि अगर कोई भी उसे देखता तो कलेजा मुँह को आ जाता। आरज़ू खान, वो सिसक पड़ा था। उसकी सांसें गहरी और तेज़ चलने लगी थी। उसके रोने की आवाज़ दूसरी जानिब गई, जहाँ वो दरवाजे से टेक लगाए बैठी थी। वो रो दी थी अजियतनाक आवाज़ पर, तुम जान ले लोगी, पर प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं कभी किसी की मदद नहीं करूँगा, मैं मर जाऊँगा। वो शिद्दत से तड़पते बोला था। दिल की धड़कनें मुंतशिर होने लगी थीं। वो आंखों पर एक हाथ जमा गया था। वो रो दिया था, आरज़ू खान मर जाऊँगा, सुना तुमने? दानियाल सफ़ीर खान मर जाएगा तुम्हारे बगैर, नहीं बचाता किसी को वापस। वो नफ़ी में सर हिला गया था। अंदर बैठी आवाज़ आरज़ू शिद्दत से लबों पर हाथ जमा गई थी। दुख से सिसकी रोकी थी। सांसें बंद हो रही हैं आरज़ू, आखिरी लम्हों में ही आ जाओ वाइट रोज़, वो मध्यम लहजे में बोला था। दूसरी जानिब कमरे में हिचकी गूंज गई थी। वो कितने अजियतनाक लफ्ज़ बोलता था। तुम्हें तकलीफ़ देकर सुकून में नहीं था। तुम सीढ़ियों से गिरी, मुझे बहुत गुस्सा आया। तुम खुद का ख्याल क्यों नहीं रखती थी? वो सिसकते हुए बोला था। उसकी आवाज़ मध्यम पड़ने लगी थी। वो पागलों की तरह बैठा था बिखरी हालत में। तो तुम नहीं आओगी वापस? वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोला था कि गहरी खामोशी के चलते बामुश्किल आवाज़ आरज़ू ने बेआवाज़ बहते आंसू में उसकी आवाज़ सुनी थी। ठीक है मत आओ, मैं तुमसे। वो गहरे गहरे सांस भरने लगा था, जैसे सांसें ख़त्म होने लगी हों। सरगोशी जानलेवा थी। उसकी आवाज़ बंद हो गई थी। आरज़ू की आंखों से आंसू बंद हो गए थे। वो सर पीछे मोड़े दरवाजे को देखने लगी। वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दानियाल, क्या हुआ है? यहाँ क्यों बैठे हो? रुखसार बेगम ने उसे नीचे बैठे देखा, जो पागलों की तरह वीरान आंखों से उन्हें देख रहा था, यूं जैसे वो होश में ना हो। वो तो आरज़ू को देखने आई थी। बेटी के शफ़ाक दिली पर वो हैरान थी। 4 माह वो अज़ियत से गुजरा था और आरज़ू खान इतनी संगदिल थी कि उसे देखते ही यूं गुजर जाती जैसे कोई ताल्लुक़ ही ना हो। छोटी मामा, इसे बोले ना कि एक बार माफ़ कर दे छोटी मामा, प्लीज़, वो आप सबकी बात मान लेगी। वो शिद्दत से रो दिया था। उसकी आवाज़ इतनी थी कि सिसकियाँ पूरे घर में गूंजने लगी थी। वो बालों में हाथ दिए रो दिया था, अज़ियत से, गम से। उसे बोले, वो उसके सिवा किसी को नहीं चाहता, किसी की तरफ आंख नहीं देखा है, एक गलत निगाह भी नहीं। उसे बोले ना, हालात हक में नहीं थे, इसे बोले मुआफ़ कर दें। वो इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? उसे बोलें, बस एक दिखावा था सब। उसे बोले ना, बस बच्चे को नाम देना चाहता था। वो रुखसार बेगम का हाथ पकड़ते बोला था। रुखसार बेगम उसकी हालत पर सिसक उठी थी। वाकई आरज़ू खान बहुत ही संगदिल थी। या तो उसे बोले मुझे मार दे, उसके बगैर नहीं रह सकता। वो आंखों में आंसू लिए हिचकियों के दरमियान बोला था। आरज़ू खान की सांसें अटक गई थीं। वो यूँ रो रहा था जैसे आरज़ू खान रोती है। आज अज़ियत इंतहा को पहुंच गई थी। वो आज़ादी चाहता था। रुखसार बेगम वहाँ से हट गई, खान बाबा के पास गई, फिर 5 मिनट बाद वापस आई थी। आरज़ू, दरवाज़ा खोलो, ये रहे तलाक के पेपर, साइन करो और आज़ादी दो, खुद को भी और उसे भी। क्या तमाशा लगा रखा है? जैसे तुमने गलतियाँ नहीं होती
जैसे तुमने कभी अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगी, जैसे उसने तो तुम्हें कभी माफ़ी नहीं किया हो। इसका कसूर क्या है? वो दरवाज़ा बजाती हुई ऊंची आवाज़ में बोली थी। अंदर बैठी आरज़ू आंखें साफ कर गई थी। उसने दरवाज़ा खोल दिया था। क्या वाकई इन कागजात पर साइन कर देना था? आप हमेशा इसका साथ देती हैं मामा, वो नम आवाज़ में बोली। सामने ही वो दरवाजे में बैठा था, बिल्कुल पागल फ़कीर की तरह। उसने इतनी बड़ी गलती नहीं की आरज़ू, इसका नाम तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा, वो सिर्फ तुम्हारा है। ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछूंगी, मुझे जवाब दो। महा माँ बनने वाली है ना? अगर वो तुम्हारी कज़िन ना होती और वो अकेले तुमसे मिलने आती तो तुम्हारे जहन में पहला सवाल क्या होता? रुखसार बेगम पेपर हाथ में पकड़े बोली थी। आरज़ू ने माँ को देखा था। तुम्हारा शौहर कहाँ है? वो बेसाख्ता ही बोल गई थी, फिर खामोश हो गई। रुखसार बेगम ने जताते नज़र उस पर डाली थी। आरज़ू, लोग भी यही पूछते हैं, बच्चे का बाप कौन है? क्या कहता वो बाप जो मरने वाला था? वो लड़की जिससे गलती हुई क्या बताती? कहाँ है शौहर? मर्द 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन ये जो बैठा है ना, इसने उस लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा, शादी की उससे। अगर वो उसे चाहता तो उसके साथ खुश होता, यूँ तुम्हारे आगे फ़कीरों की तरह भीख नहीं मांग रहा होता। रुखसार बेगम ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा था। आरज़ू ने नीचे नज़र डाली। वो यूं ही तो बैठा था कि हालात पर आरज़ू सिसक गई थी। क्या रोक था उसके दिल को चीरता हुआ? हुलिया अजीब आंखें। उसने शादी खुद के लिए नहीं की थी और रानिया ये बात समझ गई थी, तभी उसने मरने से पहले इसका नाम छोड़ दिया। वो तुम्हारे शौहर को समझ गई कि तुम्हारा शौहर सिर्फ तुम्हारा है, उसका नाम भी सिर्फ तुम्हारा है। तुम क्यों नहीं समझ रही? जब तुमने मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तुमने क्या किया? वही माफ़ी वो मांग रहा है। तुम खुद गर्ज बन रही हो। इस दुनिया में कई ऐसी लड़कियां हैं जिनके शौहर दूसरी शादी करते हैं, शौक़ से दूसरी बीवी के साथ रहते हैं, उन्हें पहली बीवी की अजियत की कोई परवाह नहीं होती। क्या ऐसा तुम्हें लग रहा है कि इसे परवाह नहीं है? और क्या 4 साल तड़पाओगी? अगर नहीं रहना चाहती हो तो पकड़ो इन्हें और करो साइन। वो पेपर आरज़ू का हाथ खींचकर आगे करते उसमें रखते बोली थी। आरज़ू ने पेपर को देखा, यूं जैसे सांस बंद हो जाएगी। इसकी माँ रोज़ उसकी सिसकियाँ नहीं सुन सकती थी। तब तुम एक बार ही सब ख़त्म कर दो। रोज़ कई लोग तड़पते हैं, रोज़ उसकी माँ रोती है, रोज़ वो नींद की गोलियां खाता है, फिर भी नींद नहीं आती। क्या उसने तुम्हारे साथ बेवफाई की है? वो शादी बस एक दिखावा थी। ठीक है, उसने धूमधाम से शादी की कि कल को लोगों को पता चले रानिया रफ़ीक दानियाल की बीवी है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। एक रोती मरती हुई लड़की ने तुम्हें दिहाई दी कि वो शादी दिखावा थी। तुम्हारा शौहर तुम्हें रो रो कर पुकार रहा है। दिल है तुम्हारे पास? हाथ में पकड़ा पेन उसके जानिब बढ़ाती संजीदगी से बोली थी। उनके लहजे में उसकी जानिब बढ़ाती वो संजीदगी से बोली थी। उनके लहजे में उकताहट दर आई थी। रोज़ अजियत में रहना आसान नहीं होता। मैं देखूंगी जब हालात तुम्हारे साथ ना हुए तब तुम क्या करती हो। वो लब भीज से बोली थी। वो वहाँ से चली गई। आरज़ू ने पेन और पेपर को देखा था। वो लब भीज गई थी। वो पागलों की तरह बैठा था। कंधे से शॉल नीचे गिर गई थी। आंसू बेआवाज़ बह रहे थे। वो खामोश रही। कई लम्हे यूं ही गुजर गए थे खामोश। वो बस इन पेपर्स को घूर रही थी जिन्हें वो बहुत हिम्मत से लेकर आया था। लेकिन फिर 4 माह उससे माफ़ी मांगे, रोज़ हिम्मत की उन पेपर को उसके आगे रखे, लेकिन रोज़ हिम्मत जवाब दे जाती। अब तो अजियत से दिल फटने वाला हुआ था। फ़कीर लग रहे हो। वो पेपर साइड पर रख गई, फिर उसके सामने खड़ी होती बोली थी। उसकी आवाज़ पर मुकाबिल ने सुर्खी भरी नम आंखों से उसे देखा था। खैर लेकर आओ बाबा जी, वो आईब्रो उचकाकर बोली थी। खान ने बहती आंखों से उसे देखा था। वो नीचे सर झुका गया। वो नीचे बैठ गई थी, शाल उठाकर उसके कंधे पर रखी। वो सर झुकाए बैठा था। वो खामोश हो गई, उसके साथ बैठ गई, सर उसके कंधे पर रख दिया था। वो उससे बहुत अजियत दे चुकी थी। शायद इतनी अजियत दानियाल ने उसे नहीं दी थी। दानियाल को लगा था वो बहुत बेरहम है, लेकिन वो गलत नहीं था। वो लड़की सफ़ाकत दिली में अपनी मिसाल आप थी। और आज दानियाल सफ़ीर खान को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था। वो बर्बाद करने पर आए तो ख़ुद को भी बर्बाद कर दे। तुमने कहा था मैं मर तो नहीं गई। वो सिसकते हुए बोली थी। आंसू बगावत करता टूट कर वो ज़ोर से आंखें मीच गया था। गुस्सा आ रहा था तुम पर, डांटने को दिल कर रहा था। कोई ऐसे चलता है? तुम्हारी आंखें किधर हैं? वो गहरी सांस भरते हुए बोला था, लेकिन लफ्ज़ दरमियान में अटक गए थे। गम गलत हो रहा था, लेकिन कुछ वक्त दरकार था। मेरी आंखें? वो चंद पल खामोश रही। दानियाल ने चेहरा उसकी तरफ मोड़कर देखा। तुम पर। लफ्ज़ आहिस्ते से अदा हुए, दिल को राहत बख्श देने वाले अल्फाज, चेहरे पर मुस्कुराहटें खींचने वाले अल्फाज। इतनी सी बात पर मैं उसे छोड़ दूंगा क्या? इतनी सी बात पर मैं उसे छोड़ दूंगा क्या? वो लाख बददिमाग सही, मेरी जान तो है ना। आहिस्ते से झुकते उसकी आंखों पर लब रख गया था। सुलगते दिल को सुकून मिल गया था। जिस्म में सरूरियत दौड़ गई थी। वो मुकम्मल हो गया।
एक कप कॉफ़ी। वो किचन में दाखिल होते हुए बोला था। आंखें चमक रही थी पर तपिश एहसास के तहत वो पलट गई थी। उसने नीली आंखों में झांका था। एहसास जगाने वाली वो दो सहर तारी करती आंखें। वो कदम उठाने लगा था। आरजू को अपना दिल हथेलियों में धड़कता महसूस हुआ। स्लैब पर हाथ रखे वो पीछे को कदम लेने लगी थी। जब उसका रिजल्ट आना था वो बहुत परेशान थी। अजियतनाक लम्हों को 2 हफ्ते गुजर गए थे। वो हर पल उस पर नज़र टिकाए हुए रखता था उसकी कुर्बत के लिए, जबकि आरजू खान का एक ही काम था, उससे भागना। मैं टेस्टलेस। वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ था, इतना नज़दीक कि आरजू उसकी तपिश भरी सांसों को खुद के वजूद पर बर्दाश्त करती गिरने को थी। मुझे मीठी करनी आती है, वो साइड स्माइल लबों पर सजाए हुए बोला था। आरजू ने नज़र चुराते इधर उधर देखा था। धड़कनें इतनी बड़ी थीं कि दिल मानो उछल कर हलक में आ जाएगा। मुझसे भाग रही हो तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी छोड़ो, तुम्हारा दिल तुम्हें इजाज़त नहीं देगा। आज रात मुझे तुम हमारे कमरे में चाहिए। वो नीचे झुकते हुए बोला था, फिर थोड़ा और झुका। आरजू ने हिजल आंखें उठाकर उसे देखा था। उसकी आंखें लो देती जज्बों से चमक रही थीं। इन जज्बों में वो आरजू खान को कैद करना चाहता था और आरजू खान बेसाख्ता इन जज्बों से भरी आंखों में अटक गई थी। दिल की धड़कनें थम गई थी। मैं इंतज़ार करूंगा वाइट रोज़। वो आहिस्तगी से झुकते हुए उसके रुखसार पर लब रखे बोला था। आरजू खान ने ज़ोर से आंखें मीची थीं। स्लैब पर हाथ रखा, माथे पर पसीने के कतरे उभरे थे। वो उसकी कान की लो पर झुकते आहिस्ता आवाज़ में सरगोशियाँ करता उसकी जान हलक में ले आया था। आरजू यार मेरे लिए, वहाँ किचन में दाखिल होते बोली थी, फिर दांतों तले लब दबाए। आरजू की आंखें फ़ौरन ही खुली थी। खजल सी होती उसने दानियाल को दूर करना चाहा था, जब वो ढीठ बना खड़ा रहा। खान, दांतों पर दांत जमाए हुए उसने सख्ती से पाँव उठाते उसके पाँव पर मारा था कि दानियाल उछल कर पीछे हुआ था। आह! उसने आरजू को देखा। इतनी जान कहाँ से आ गई थी उसमें, और वो बुरा सा मुंह बनाए हुए उसे आंखों ही आंखों में वार्निंग देता बाहर हॉल में चला गया था। जब आरजू और माहा का कहकहा गूंजा था, सब लोग हॉल में बैठे थे। आगा जी ने आरजू को आवाज़ दी ताकि वो अपना रिज़ल्ट देख सके, और आरजू मैडम किचन से बाहर ही नहीं आ रही थी। रिज़ल्ट क्या देखती, एक पेपर भी अच्छा नहीं हुआ था। वो गहरा सांस भरते हुए बाहर निकली। माहा भी हॉल में जाते हुए सोफ़े पर बैठ गई थी। आली लैपटॉप पर सोफ़े पर टेक पर रखे हुए उसकी तरफ किए बैठा था। उसने साफ कह दिया था आरजू का रिज़ल्ट वही देखेगा, तभी ऐसे बैठा था। आरजू बाजी तैयार हो? आली ने दांत निकालते हुए उससे पूछा था, जो सोफे के नज़दीक खड़ी थी। सामने दानियाल उसे पुरशौक नज़रों से देख रहा था। खाना नहीं खाना क्या? दांतों से आली को घूरते हुए वो नरूठेपन से बोली थी। आली मजीद दांतों की नुमाइश कर गया। चलो सारे दुआ करो, ज़रा मैं रिज़ल्ट देख लूँ। आली ने लैपटॉप पर हाथ चलाया। इधर सब आली पर नजरें टिकाए हुए बैठे थे। आरजू का दिल धक धक कर रहा था जब आली ने चमकती आंखों से सर घुमाकर आरजू को देखा। सब लोग उसके बोलने की उम्मीद में थे। आरजू बाजी ने टॉप किया है, आली चमकती आंखों से बोला था। आरजू ने खुले मुँह से उसे देखा था, सर को हिलाया जैसे उसने गलत सुन लिया हो। सच? आरजू हैरत से बोली थी। चेहरे पर थोड़ी सी चमक उभरी थी। वो आली को देखने लगी। बाकी सब भी उसके जवाब के मुंतज़िर थे। हाँ ना? नीचे से आली कहे लगाकर हंसा था। साथ हाथ पर हाथ मारते ताली बजाई। वो हंसता हुआ सोफे से नीचे गिर गया था। सब लोगों के चेहरे पर दबी दबी हंसी उभरी थी। आरजू खान? ना, आरजू दानियाल सफ़ीर खान फिज़िक्स में फ़ेल हो गई। आली नीचे बैठा हंस रहा था। खुशी भी अपनी थी, कज़िन फेल हो गई। दानियाल ने लबों पर 2 उंगलियां रखी, मुबादा वो नाराज़ न हो जाए। सब लोगों ने गर्दनें घुमाकर आरजू को देखा था। मुबारक हो बेटा, आगा जी बोलते बोलते हंस दिए थे। आरजू ने गुस्से से दानियाल को देखा था। सब आपकी वजह से हुआ है, मेरा पेपर नहीं करने दिया था ना मुझे, गलती आपकी है, मुझे नहीं पढ़ना। अब वो पैर पटकती हुई ऊपर भाग गई थी। दानियाल सोफे की पुश्त से सर टिका गया। तिगनी का नाच बेटा, सफ़ीर साहब कंधे उचकाते हुए बोले तो सब लोग कह लगाकर हंस दिए थे। अब उसे मनाने का काम सर अंजाम देना था। दोपहर से शाम और फिर रात हो गई थी। वो कमरे से नहीं निकली थी। कमरे में बैठे वो मोबाइल पर कोई शो देख रही थी। वो तो सोच रही थी अच्छा हुआ वो फेल हो गई, फिजिक्स से जान तो छूट जाएगी। मोबाइल साइड पर रखते हुए वो सोने के लिए लेट गई थी। दानियाल के हाथों को उसकी ख्वाहिश को याद करते गाल दहक उठे थे, लेकिन उसकी वजह से वो फिज़िक्स में फ़ेल हुई थी। वो हरगिज़ नहीं जाएगी उसके पास। वो सुकून से सो गई थी, किसी को बेसुकून करके। रात के 11 बज रहे थे। वो मुसलसल उसका इंतज़ार कर रहा था। अब माथे पर बल डाले, कदम कमरे से बाहर बढ़ाए। वो तो आज उसे बताने वाला था वो किस कदर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, उसे किस कदर उसकी आदत हो गई है। वो कमरे में के सामने खड़ा था जब जेब में हाथ डालते मास्टर की निकाली। सिर्फ उसके लिए ही तो अपने पास रखी थी। आरजू खान जानती भी ना थी। वो 4 महीने से अपने दीद की प्यास बुझाने उसे कई घंटे तक तका करता था।
काश वो जान जाती तो दानियाल सफ़ीर खान को इतना न तड़पाती। दरवाज़ा खोलते वो अंदर दाखिल हुआ। उसने बेड पर आड़े तिरछे अंदाज में लेटे आरजू के वजूद को देखा था। दुपट्टे से बेनियाज, चेहरे पर मासूमियत सजाए वो सो रही थी। दानियाल बेड पर जाता हुआ उसके पास नीम दराज हुआ था। नज़रें अब भी आरजू के चेहरे पर टिकी हुई थी। आरजू, दानियाल सफ़ीर खान। उसकी पलकों पर उंगली फेरते वो मध्यम गंभीर आवाज़ में बोला था। लहजा खुमार बरसा रहा था। तो मुझे काबू करने में तुम कामयाब हो ही गई भला आखिर। कान में करीब झुकते वो भारी आवाज़ में बोला था। कान की लो को लबों से छू गया। आरजू खान नींद में कसमस आई थी। वो कई दिनों से उससे दूरी पर था और अब दूरी सुहाने रूह थी। वो लड़की उस पर यूं काबिज हुई थी कि वो जो बोलती थी दानियाल खान वही करता था। अब मेरी हदों में कैद होने के लिए तैयार हो जाओ। उसके चेहरे पर मुकम्मल झुकते वो लोती नज़रों से समुंदर जैसे गहरे जज्बात समाये बोला था। आरजू अपने वजूद पर बोझ महसूस करते ही एकदम ही आँख खुल गई थी। कुछ पल बाद ही अपनी सिचुएशन का अंदाज़ा लगाते कामयाब हुई थी। आरजू खान ने फैली आंखों से दानियाल खान को अपने पर झुक के देखा था। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? बेसाख्ता ही आरजू के लबों से फिसला था और दूसरे ही लम्हे वो दांतों तले लब दबा गई थी। उसके गाल का गड्ढा गहरा हुआ था। दानियाल के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट ने छाप छोड़ दी थी। तुम्हें कैद करने की कोशिश? वो उसके चेहरे पर झुकते हुए आंखों में चमक लिए बोला था। उसकी बात सुनते आरजू की बैकबोन में सरसराहट से दौड़ गई थी। ये क्या बोल रहे हैं? खुश्क पड़ते हलक को तर करते वो अटकते लहजे में बोली थी, क्योंकि दानियाल बड़ी सराहियत से झुकते उसके चिन पर लब रखते उसका पोर लर्जा चुका था। सच बोल रहा हूँ आरजू खान। नरमी से झुकते वो उसके लबों के गोशों को अपने लबों से छूता आंखें बंद कर गया था। उसके रब पर आरजू खान को अपना दिल हथेलियों में धड़कता हुआ महसूस हुआ था। माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। तुम्हारी आदत होने लगी है दानियाल सफ़ीर खान को। अब मेरी शिद्दतें सहने को तैयार रहना। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं चाहता। वो बोलते बोलते उसके लबों के भीगे किनारों को अंगूठे के बोरों से सलाते हुए बोला था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ऐसी चमक का आरजू बस उसे देखे गई थी। कई पल वो उसकी आंखों में देखती रही थी, जहाँ सब अपने अंदर समा लेने की जुस्तजू थी। एकदम ही आरजू को अपने दिल की धड़कनें अपने कानों में सुनाई देने लगी थी। वो बार बार पलकें झपकने लगी थी। शायद ये सोचते कि ख्यालों में है, लेकिन वो सर्द हाथ उसके बालों में फंसाए हुए मधोजी से उसे देख रहा था। वो उसके सामने से हट नहीं रहा था और आरजू को अब एकदम ही अपना सांस अटकता हुआ महसूस हुआ था, क्योंकि वो कोई ख्याल नहीं देख रही थी, ना ही वो कोई ख्वाब था। वो उसके सामने ही था। यकीन कर लो वाइट रोज़, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। उसकी आंखों में फैली बेयकीनी को देखते हुए वो मधोशी में बोलते हुए उसकी शह रख पर अपने सुलगते होंठ रखते हुए बोला था। आरजू ने ज़ोर से आंखें मीची थीं। दिल की धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी थीं जब दानियाल ने उसके बालों में हाथ फंसाकर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब तर किया था। गंभीर नज़रों से देखा कि आरजू अपनी सांसें हलक में अटकती महसूस हुई थी। वो बुरी बेबाकी से ही उसके लबों को अपने लबों से सहला गया था। आपकी वजह से मैं फ़िज़िक्स में फ़ेल हो गई हूँ, वो लब को चलते हुए बोली थी। दानियाल ने दांतों तले लब दबाए थे, फिर भी कह कहा हवा में गूंजा था। आरजू ने शदीद खफगी से उसे घूरा था। खान, वो दांत खिचखिचाते बोली थी, मैं वापस पेपर नहीं दूंगी, मुझे नहीं पढ़ना। वो आंखों में नमी लिए हुए बोली थी, जिसे महसूस करते वो ठंडी आह भर गया था। अच्छा, मत पढ़ना, बस जैसा तुम चाहो। वो उसे हिसार में लिए गया था। आरजू खान ने आंखें चमक गई थीं। अंधे को क्या चाहिए था, दो नैन। वो तो पहले भी पढ़ाई से भागती थी। सोने पर सुहागा, उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो नहीं जानती थी मुकाबिल शख्स ये बात शायद मुश्किल से मानने वाला था। बस मुझे पास कर लो, बाकी मुझे नालायक बीवी कबूल है। वो उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त करते हुए बोला था। उसकी आंखों में झांका था। वो शिद्दत से आंखें मीच गई थी। वो उसके माथे पर लब रख गया था। हिसार तंग हो गया था। धड़कनें ज़ोरों शोरों से धड़कने लगी थीं। तुम अगर समझ सको तो इतना कहना है तुमसे, हम अगर हैं तो सिर्फ तुम्हारे हैं। वो उसकी शहरक पर लब रखते हुए मदहोश हुआ था। एक सरूरियत का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। उसके पा लेने की ख्वाहिश अंगड़ाइयाँ लेते हुए बेदार हुई थी। खान, मैं सच में पेपर्स नहीं दूंगी। वो लबों पर ज़बान फेरते हुए बोली थी। हलक खुश हो रहा था। यूँ वो उसके हिसार में कैद थी कि हिलना भी मुश्किल लग रहा था। जब वो उसके वजूद पर छाने लगा था, वो तो मैं देख ही लूँगा, कैसे नहीं दोगी पेपर। उसकी गर्दन पर मोहब्बत निछावर करते हुए वो लब दबाए हुए बोला था। आरजू की आंखें हैरत से फैल गई थी। वो कैसे अच्छी जुमले की उम्मीद में थी। खान, आप, वो बोलने ही वाली थी जब वो शिद्दत से उसके लबों पर झुकता हुआ उसके अल्फाज कैद कर गया था कि आरजू खान उसकी शिद्दत से घबराते उसकी शर्ट मुट्ठी में दबोच गई थी। वो मुकम्मल उसे खुद में गुम करता चला गया था। बहुत चाहता हूँ तुम्हें बददिमाग लड़की, इतना कि अगर किसी और के बारे में सोचो मेरा दिल मुझसे में ही बगावत करता बंद होने लगता है।
वो भारी सांसों के दरमियान उसके कानों में दिल धड़का देने वाली सरगोशियाँ करने लगा था। मेरी इब्तिदा, मेरी इंतहा सिर्फ तुम हो। इस कदर टूटकर चाहता हूँ तुम्हें कि तुमसे दूरी मेरी रूह खींच लेती है। मोहब्बत भरा लम्स माथे पर छोड़ते वो जज्बात भरी आवाज़ में बोलता। उसके लबों पर मुस्कुराहट भीज गया। बददिमाग लड़की, वो गहरा मुस्कुराया था। पेशानी उसकी पेशानी से टकराए। उसने नाक चढ़ाई थी। वो गहरा सांस भर गया। जाहिल शख्स, वो लब दबाए बोली थी। चेहरे पर गुलाल बिखरा हुआ था। उसने नरमी से उसके गालों पर लब रखे कि दानियाल के दिल को सुकून बख्श राहत मिली थी। उसे आरज़ू खान मिली थी। एक बददिमाग लड़की, बर्बाद कर देने वाली, चाहने वाली, मजबूत, अपने मामले में रो देने वाली और किसी के भी दिमाग को मिनटों में ख़राब करने वाली एक मुसीबत, जिस पर मुसीबतें नहीं आती थी क्योंकि वो खुद एक मुसीबत थी। लेकिन वो दानियाल सफ़ीर ख़ान की जान थी, उसकी ज़िंदगी थी। वो लड़की, वो आम लड़की थोड़ी थी, वो ख़ास थी। उसने एक मर्द को रुला दिया था अपनी मोहब्बत में, अपनी इश्क में। बहुत सारे लोग मुझसे इस नावल का नेम पूछ रहे थे। नावल नेम इज़ मैं तेरी आदत का मारा बाय दिया ज़हरा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रहा होगा। वो रश ड्राइव कर रहा था। गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक तेज़ थी कि उसकी कई बार एक्सीडेंट होते होते रह गया था, लेकिन उसे होश नहीं थी। वजह एक लड़की थी जिससे मोहब्बत करने लगा था और आज अपनी आंखों से उसे किसी और का होते देखा था। वो कुछ नहीं कर पा रहा था, कर भी कैसे सकता था। उसने मोहब्बत की कदर की थी। अहमद को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था। शराब के नशे ने उसके आसाब बुरी तरह कमज़ोर कर दिए थे। 3 महीने पहले वो अपने ही जैसी एक अमीर बाप की बेटी से मिला था। वो उसके बाबा के दोस्त की बेटी थी। अहमद उसे वाकई पसंद करने लगा था, लेकिन महविश ने उसे ठुकरा दिया था। अहमद ने कई चक्कर लगाए, लेकिन महविश नहीं मानी थी और आज उसकी शादी थी जिसे वो अपनी आंखों से देखकर आया था। दिल संभल ही नहीं रहा था। उसके डैड ने साफ कुछ भी नहीं करने से मना कर दिया था कि महविश के डैड उनके साथ एक डील करने वाले थे जिसका होना उन्हें फ़ायदा पहुंचा सकता था। और आज अहमद को एहसास हुआ बेबसी क्या होती है, ठुकराया जाना क्या होता है, मोहब्बत में तड़पना कैसा हो। उसे लगा था जो लोग मोहब्बत के वास्ते देते हैं वो पागल होते हैं, लेकिन वो गलत था। आज वो इस स्टेज पर खड़ा था जहां अगर कोई मोहब्बत का उफ भी कह देता तो शायद अहमद उसे मार देता। इंसान को वही मिलता है जिसका वो हकदार हो। दुनिया का कानून अगर हमें छोड़ दे, माफ़ कर दे तो क्या, याद है ना तुम्हें, इस कायनात में एक और कानून है, ऐसा कानून जो कभी कुछ फरामोश नहीं करता है। वो उसी चीज़ से आपको आजमाता है जिसकी आपने कदर ना की हो। वो कानून ऐसे गुनाह माफ़ नहीं करता, फरामोश नहीं करता। और फिर रानिया की आंखों में अटका आंसू, उसके एक आंसू ने इंसाफ की जंग लड़ी थी। उस एक आंसू ने अहमद को कई बार रुलाना था और फिर वही हुआ। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसने क्या किया और क्या पाया। आंखें धुंधला गई थी। रानिया रफ़ीक के अल्फाज उसे याद आने लगे थे। वो कैसे तड़पी थी। उसने बस एक ही जुमला बोला था। वो जुमला अहमद के कानों में हथौड़ों की मान बरसने लगा। खुदा करे तुम्हें मोहब्बत हो। उस एक जुमले में अजियत थी और आज अहमद को इसका मतलब समझ आया था। अचानक ही मंजर बदल गया था। सड़क पर एम्बुलेंस आई थी जो अहमद को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। उसकी गाड़ी का बुरी तरह तसादम हुआ था जिससे सामने का शीशा टूटा और अहमद के वजूद के कई हिस्सों में पेवस्त हुआ। गाड़ी उलट गई थी। उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। उसके हर तरफ खून ही खून था। उसने इज़्ज़त ख़राब की थी। अगर उसने गलती की तो उसने उसे सुधारा नहीं था, बल्कि उसने बच्चे को अपनाने से ही इनकार कर दिया। वक्त किसी के लिए नहीं बदलता है, न रुकता है। अगर आप किसी जगह ठहर गए हैं तो ये याद रखिएगा, आपके आसपास की चीज़ें बदल जाएंगी। कुछ लोगों को आपकी कमी महसूस होगी और कुछ आगे बढ़ ही जाएंगे। मंजर भी बदल गया था। अब वो होश में था, लेकिन लाचार। वो चल नहीं सकता था। अपनी हालत देखते वो कर्ब से मुस्कुराया था। और बाहर डॉक्टर ने उसके मज़ीद रिपोर्ट्स करवाई थी। उसे काफ़ी अंदरूनी चोटें आई थी। वो बहुत ही मुश्किल से बचा था, लेकिन वो नेमत को खो बैठा, वही नेमत जिसकी ना कदरी की गई थी। इज़्ज़त ने फ़खरिया तरीके से उसे उठाया। कुछ कानून हरगिज़ कुछ भी फरामोश नहीं करते। वो रो रहा था और अब ना तो रानिया थी जिससे वो माफ़ी मांग पाता और ना ही उसकी मोहब्बत। वक्त गुजरने के बाद कदर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, चाहे आप जान हथेली पर रख कर ही क्यों ना कदर कर रही हूँ। फ़ायदा सिर्फ सफ़र ही होता है, क्योंकि तब चीज़ें हमारी पहुँच से दूर होती हैं। रानिया रफ़ीक एक ऐसी लड़की थी जिसने समझा दिया ना महरम ही होता है। बेशक वो जितना मर्ज़ी आपसे मोहब्बत का दावेदार हो,
तो वो महरम ही ना, जिसके साथ चलने से दुनिया आपसे सवाल ज़रूर पूछेगी, जिसकी मौजूदगी अगर माँ बाप तक को पता चल जाए तो वो भी आपसे सवाल पूछेंगे। फिर कैसी मोहब्बत जिसके साथ पर ही सवाल उठे। तुम्हें याद आती है उसकी? वो लॉन में रखी हुई कुर्सियों पर बैठे थे। जब आरजू ने अंगूर मुंह में रखते हुए उसे देखते उसके चेहरे पर कुछ खोजना चाहता, महा ने एक तरफ देखा था। उसे भूली ही कब हूँ मैं? वो सवालिया हुई थी या कुछ भी? उसकी आंखों से किनारे नम हो गए थे। आरजू ने ठंडी आह भरी थी। उसकी डिलीवरी को बस चंद माह बाकी थे। वो शिद्दत ज़ब्त के आखिरी किनारों पर खड़ी थी। तुम्हें पता है तुम किस कदर खुशकिस्मत हो? आरजू ने आगे झुकते कहा। माहा धीरे से हंसी और जज्बात में सर हिलाया। हाँ, मेरे पास माहिल राना है। लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी और आंखों में हल्की सी नमी। वो जज्बस के आलम में बोली, यूं जैसे जिंदगी हो उसके पास। नहीं। आरजू ने मुस्कुराहट के साथ नफी में सर हिलाया था। माहा ने चौंक कर उसे देखा। तुम? हाँ, तुम इसीलिए खुशकिस्मत हो क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा शख्स है जिसने तुम्हें सबसे ऊपर रखा, हत्ता कि अपनी ज़ात से भी। और तुम खुशकिस्मत हो क्योंकि तुम्हारी वजह से किसी ने बदला नहीं लिया, कोई खुदा से जुड़ गया। आरजू ने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखते उसे हौसला दिया कि माह की आंखों से आंसू गिरा। थोड़ा सब्र और दरकार है, वो जब आएगा तो तुम्हारे हर एक शिकवे को दूर कर देगा। वो सर इस बात में हिलाते हुए बोली थी। माह ने आंसू साफ करते हुए मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसे देखा था। आरजू? दानियाल खान की करख्त आवाज़ पर आरजू ने दांतों तले जबान दी थी। पीछे मुड़कर देखा, वो गुस्से से उसी की जानिब चला आ रहा था। आरजू उठी और फौरन माह की चेयर के पीछे खड़ी हो गई थी। माह ने निचला होठ दबाया। स्टडी क्यों नहीं कर रही तुम? वो माथे पर तेवरी चढ़ाए बोला था। आरजू ने बाल खुजाए जैसे कोई बहाना तलाश कर रही हो। तुम न, खबरदार अगर तुमने कहा तो। वो उंगली उठाते हुए बोला था। आंखों में तपिश थी। आरजू ने हाथ खड़े किए। आपने बोला था मत देना पेपर, ये ज्यादती है, आप चीटिंग नहीं कर सकते खान। वो मुंह फुलाए हुए बोली थी। दानियाल ने उसकी आंखों में तपिश थी। दानियाल ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखा था। जैसे तुम मेरी हर बात मानती हो। वो दांत कच करते हुए उसे देख रहा था, जिसके कदम बस अंदर की जानिब भागने को तैयार थे। अभी मेरा साथ आओ, मैं समझाता हूँ टॉपिक। उसकी जानिब कदम बढ़ाते वो सुलह जो अंदाज में बोला था और मौका पाते वो अंदर की तरफ भागी थी। और वो भाग रही थी और खान किताब लेकर उसके पीछे भाग रहा था। कितने झूठे हो आप, खुदा माफ़ करे। कहते हैं झूठ बोलने वाले का मुंह काला नीले पैर हो जाते हैं। वो सोफे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते बोली थी। पिछले कई महीनों से आरजू खान ने दानियाल सफ़ीर खान का जीना हराम करके रख दिया था। आरजू, मैं बोल रहा हूँ बैठकर पढ़ लो, वरना। वो उंगली उठाए हुए बोला था, जिस पर आरजू सोफे की पुश्त पर थोड़ा आगे को झुकी थी। वरना? हेसल आंखों में मोहब्बत समोए वो सहर तारी करती हुई आवाज़ में बोलती। उसका दिल धड़का गई थी। वो सर झुका गया, दांतों तले लब दबाए हंसी रोकनी चाहिए। ठीक है, मत पढ़ो तुम। किताब को मेज़ पर पटक कर वो ऊपर चला गया था। आरजू ने मुंह खोले उसे जाता देखती रही थी। फिर घूर कर फिजिक्स की किताब को देखा। मनहूस मारी। जलकर खाक हो जाओ तुम। किताब पर चील सी नज़र डाले वो ऊपर उसके पीछे बढ़ गई थी। कमरे का दरवाज़ा हैस्टिंग से खोलते उसने सर दरवाजे से निकाल कर अंदर झाँका, जहाँ वो सोफे पर बैठा था। संजीदा चेहरा लिया। आरजू का कहा गूंजा। दानियाल ने कह ढाती नज़र उसे पर डालते दांत पीसे थे। उससे अच्छा वो किसी बच्चे को पढ़ा लेता। कितनी नालायक थी वो। कोई काम था जो उसे आ जाए। खान? गहरा सांस खींचते वो अंदर दाखिल हुई थी। कदम कदम चलती वो सोफे पर जाकर उसके पास टिक गई थी। दानियाल ने चेहरा मोड़ लिया। वो वाकई उससे नाराज़ हो गया था। अच्छा, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी, सच वादा। वो आगे झुकते हुए उसके चेहरे को देखने की कोशिश करते बोली थी। उसने रुख उसके जानिब करते हिजल आंखों में देखा। चमकती आंखें हमेशा उसे मुश्किल में डाल देती थी। लोग दो आंखों से देखते हैं दुनिया को, मैंने दो आंखों में दुनिया देखी है। हाय ये डायलॉग यार, बस मुझे ये एक दो लाइनें याद रहती हैं इस नावल की सिर्फ। बाकी मुझे शायरी कुछ समझ नहीं आती, ऊपर से निकलती है। बस ये याद रहता है, कोई दो आंखों से दुनिया देखता है और कोई दो आंखों में दुनिया देखता है। एक काम बीवी वाला कर दो फिर सोचूंगा। बाजू सर के पीछे रखते हुए सोफे की पुश्त से टेक लगाकर नीम दराज हो गया था। आरजू ने आंखें छोटी करते उसे देखा था। ठीक है, लेकिन आपको मेरे हर सवाल के जवाब में हाँ कहना होगा। फिर वो कुछ सोचते हुए बोली थी। दानियाल ने इस बात में सर हिलाया था। वो रुख उसकी तरफ किए हुए ऊपर को उठी और लरजते लब उसके माथे पर रख दिए थे। वो सांस रोक गया था। नर्म लम्स ने होठों पर मुस्कुराहट बिखेर दी थी। नीली आंखों में चमक पैदा की थी। इसके कमरे में हाथ डाले वो उसे अपने हिसार में कैद कर गया था। आरजू ने सुकून से उसके सीने पर सर रखा। खान, मैं अच्छी हूँ ना? उसके कुर्ते के बटन से खेलते वो पुरजोश आवाज़ में बोली थी। दानियाल के लब मुस्कुराहट में ढले। वो बहुत ही मासूम थी या बन रही थी, कहना मुश्किल था। हाँ, बहुत। वो नरमी से उसके बालों पर लब रखते बोला था। उसके लहजे में हद दर्जा नरमी थी। मैं बहादुर हूँ ना? दूसरा सवाल आया था। चेहरा ऊपर उठाते वो उसके चेहरे को देखना चाहती थी। जब उसने ऐसा करने से रोकते उसका सर वापस अपने सीने पर रखा था। हाँ, बहुत बहादुर, वो मुस्कुराकर बोला। आरजू खान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी।
मैं हिम्मत वाली हूँ ना? खुशी खुशी अगला सवाल पूछा गया था। दानियाल ने भवें उकेड़ी, उसका सर सीने से उठाया, उसकी आंखों को झाँका। लेकिन बर्दाश्त तो तुम्हें मैं करता हूँ, तो हिम्मत फिर तुम में कैसे हुई? उलझन ज़दा सा सवाल। उसकी बात पर आरजू का मुंह खुल गया था। फिर वो दांत पीसते उसे देखती उसके सीने पर मुक्के बरसा गई थी। खान, आप चीटिंग करते हैं। हमेशा आपने कहा था हाँ बोलेंगे, कभी मेरी तारीफ नहीं की। वो उठते हुए मुंह बनाने बोली थी जब उसने कलाई से खींचते उसे वापस बिठाया था। तारीफ? उसने शहादत की उंगली से उसकी ठोड़ी एक अदा से ऊपर उठाई। आरज़ू का दिल शिद्दत से धड़का था जब वो नरमी से उसके लबों पर झुकता हुआ उसके सांसों को महकाता शिद्दत से इख्तियार कर गया था। नरम लम्स पर दिल ने बीट मिस की थी जगह, जबकि वो बगैर मज़ाहमत किए ज़ोर से आंखें मीच गई थी। वो उससे अलग होते हुए उसके चेहरे पर बिखरे रंगों को देखने लगा था। अब कहो मुझे बेशर्म, अब मैंने इल्ज़ाम सच किया है। उसके लबों के किनारों को अंगूठे से साफ करते हुए वो आईब्रो झुकाते हुए बोला था। आरज़ू ने एक हाथ आंखों पर रखा। वो शिद्दत से लब दबा गई थी। तुम हो तो ज़िंदगी है, तुम्हारे बगैर मैं मरने लगता हूँ। वो उसके कान में सरगोशी नुमा गंभीर भारी आवाज़ में बोलता। उसके अंदर सुकून उतार गया। वो धीरे से मुस्कुराई थी। हॉस्पिटल में वो एक कमरे के बाहर चक्कर काट रहे थे। माहा खान अंदर रूम में थी। थोड़ी देर पहले ही उसे हॉस्पिटल लाया गया था और अब परेशानी से बाकी सब बाहर खड़े थे। कुछ नहीं होता, सब बेहतर होगा बड़ी मामा, आरज़ू मुस्कुराकर बोली थी। सफ़िया बेगम ने इस बात में सर हिलाया। जमशेद खान वहाँ से निकल गए थे। डॉक्टर बाहर निकली तो सब तेज़ी से उनकी जानिब लपके थे और सबसे ज़्यादा तेज़ी तो आगा जी के कदमों में थी। डॉक्टर, मेरी पोती। वो सब लोग धड़कते दिल के साथ डॉक्टर को देख रहे थे, जिस पर वो धीरे से हंसी तो सबके चेहरों पर राहत बिखर गई थी। मुबारक हो, बेटा हुआ है, एंड शी इज़ ऑल राइट। डॉक्टर मुबारकबाद देती हुई मुस्कुराकर चली गई थी, जबकि आरज़ू खुशी के मारे दानियाल के गले लगी थी। उसकी हल्की चीख हॉस्पिटल में गूंजी थी। सब ने पीछे मुड़कर देखा। खान, वो पुप्पो बन गई और खाला भी। वो उसे मजबूती से पकड़े खुशी से बोली थी। दानियाल ने घर वालों को देखा। इसका जवाब ना पाकर आरज़ू ने गर्दन घुमाई थी, जहाँ सब उसे ही देख रहे थे। शर्म के मारे वो सर झुका गई। चलो अंदर चले, आगा जी हंसी नफ़ी में सर हिलाते बोले थे। सब लोगों ने इस में सर हिलाया था। नहीं, रुक जाएं। दानियाल की आवाज़ पर उन लोगों ने के आगे बढ़ते कदम रुक गए थे। हमें इंतज़ार करना चाहिए थोड़ा और, वो इस में सर हिलाते बोला था। आगा जी ने घर एहसास भरते इत्तेफाक किया था। उसने आहिस्ते से आंखें खोली थीं। दिल उदासी में बैठा था। पहली सोच जहन में आते ही उसकी आंख से आंसू गिरा। अपनी आंखों के करीब लम्स महसूस करते उसने गर्दन घुमाई। वो अपनी उंगली पर उसका आंसू चुन गया था। वो जैसे सदियों के बीमार उदास चेहरे पर खुशी की ऐसी लहर दौड़ी कि चेहरा खिल उठा था। माहिल, वो सिसकी। वो धीरे से हंसा था। उठकर उसके माथे पर बोसा दिया। रो क्यों रही थी? उसका हाथ हाथों में लेते हुए वो हाथों को लबों से लगाए बोला था। साल बाद उसके लम्स पर माहा का दिल तड़प उठा था। वो उसे देखती रह गई थी। कब रो रही थी? वो तो खुशी के आंसू थे। वो मुस्कुराकर बोली थी और उठना चाहा। जब उसने उठने से नरमी से उसे मदद की थी, वो धीरे से हंसा। माहा के ने शिकवा अपना नजरों से उसे देखा था। बटरफ्लाई, तुम तो हमेशा सच बोलती हो ना, और तुम्हारे आंसू, गम का पहला आंसू बाई आंख से गिरता है। क्या मैं इतना बेखबर हूँ तुमसे कि तुम्हें आंखों से गिरते आंसू का अंदाज़ा नहीं लगा सकूं? माहा सांसें रोके उसे सुनती गई। वो अजीब शख्स जादूगर था। उसके आंसू तक को नज़र में रखे हुए था। एहसास इत्मीनानियत भरा एहसास रूह में शामिल होने लगा था। वो ज़ब्त से आंखें मीच गई थी। काली आंखें उसके चेहरे पर टिकाए नम आंखों दिल में उतारती वो नजरें माहिल राना पर चैन व सुकून एक मोहब्बत थी। ऐसे देखोगी तो वापसी कैसे जा पाऊंगा बटरफ्लाई? वो उसके हाथ पर गिरफ्त सख्त कर गया था, जैसे वो जानता हो वो रो देगी। फिर वो ऐसे ही हुआ तो वो तड़प उठी। माहिल राना के जाने के ख्याल से उसकी हिचकियाँ कमरे में गूंजने लगी थी। वो ठंडी आह भरकर रह गया। उसके रोने के चलते नन्ही मासूम सी जान भी रोने लगी थी। माहा ने अपने पास लेटी उस जान को देखा। वो रोते हुए ही हंसती थी। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे एहसास में। तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे एहसास तो करो तो मेरा एहसास तुम्हें महसूस होगा। माहा खान, तुम महसूस करो, तुम्हारे दिल में ही तो हूँ मैं। माहिल राना तुमसे जुदा कब है? वो हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा। वो उठा और चुपते अपने बेटे को चूम डाला था। उसकी आंखों से आंसू गिरा। वो आंसू गम का नहीं था, ना ही नदामत का, वो शुक्र का आंसू था। उसने छत को देखा जैसे छत के पार देख रहा हो। अब उसके पास कोई था जो उसे बता सकता क्या गलत है क्या सही है। अब उसके पास अल्लाह था, उसका बेहतर दोस्त। अब वो हमेशा सही करने की कोशिश करेगा। क्या हम अंदर आ जाएं, मिस्टर तितला और मिसेस तितली? आरज़ू दरवाजे से बाहर सर अंदर किए बोली थी। उसकी बेतुकी बात पर उन दोनों के कहकहा गूंजा था और पीछे रुखसार बेगम ने उसके सर पर हल्की सी चपत रसीद की थी। कहीं नहीं सुधरेगी भाई।
लाओ मुझे दे दो बेबी, आरजू अंदर आते बोली थी। सफ़िया बेगम ने बेटी को प्यार के साथ लगाया था। हॉस्पिटल के इस कमरे में खुशी थी, तलखी के बाद अजियत के बाद जो खुशी आती है वैसी खुशी सुकून देने वाली। इसका नाम मैं रखूंगी, आरजू ने बेबी आगाजी को देते हुए वो खुशी से चहक रही थी। हाँ, ताकि वो फिजिक्स में फेल हो जाए, आली हंसते हुए बोला था। तो आरजू ने तीखी नज़रों से उसे घूरा था। बस तुम्हारी बेटी मेरे नक्शे कदम पर चले, आरजू मुँह बनाए हुए बोली थी। तो सब ने आली की तरफ देखा, जिस पर आली ने ऊपर छत के पार देखा था। या खुदा, अभी मैं छोटा हूँ, वो मासूमियत से बोला। तो सब हंस दिए थे। जमशेद खान ने माहिल को गले लगाया था। मुझे जाना होगा, वो माहा को देखते बोला था। 2 पल की खुशी के बाद अजियत क्या होती है, कोई माहा खान से पूछता। वो सर झुका गई थी तो माहिल राना तड़प उठा था। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये रहे तुम्हारे रिहाई के पेपर्स। तुम्हारे रवैये के चलते तुम्हारी सज़ा मुआफ़ हो गई है। जमशेद खान ने उसके आगे पेपर किए थे। माहा ने सर उठाकर बाप को देखा था। वो धीरे से मुस्कुराई थी। उसके बाबा ने उसकी अज़ियत समझी थी। उन्होंने खुद बहुत रिक्वेस्ट की थी ऊपर ऑफिसर्स को। है वाइट रोज़, तुम्हें बेबी पसंद है ना, वो मायने खेजी से बोला था। आरजू के गाल दहक उठे थे। उसने घूर कर उसे देखा, जिस पर वो ढिठाई से हंस दिया था। असली बेशरम, वो बड़बड़ाहट में बोली थी। दानियाल ने फ़खरी अंदाज में इस बात में सर हिलाया तो वो बामुश्किल अपनी हंसी रोक पाई थी। मायर राना, आरजू ने चुटकी बजाते हुए आयशा की गोद में नन्हे शहजादे को देखा। वो चहक कर बोली थी, जिस पर सब लोगों ने ही इस बात में सर हिलाया था। दुखों के बाद जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी पुरसुकून कर देने वाली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस खुशी की कीमत का अंदाज़ा होता है। हमें इल्म होता है कि वो खुशी हमने किस कदर अज़ियत से गुजर कर हासिल की है। वो उसकी गोद में सर रखे लेटा था, हाथ बढ़ाकर उसकी ठोड़ी को छुआ। दिन महीनों में गुजर रहे थे। आरजू माँ बनने वाली थी। दानियाल की नाक में अच्छा खासा दम करके रखा हुआ था। वो हमेशा अपनी अहम मीटिंग कैंसिल करके उसकी एक पुकार पर दौड़ा चला आता था और वो आगे से ऐसे काम कहती कि दानियाल सफ़ीर खान बस दांत पीस कर रह जाता। क्या देख रही हो? उसके हाथों को पकड़कर उसने लबों से लगाया था, जिस पर माहा के वजूद में हमेशा की तरह सनसनी सी दौड़ गई थी। धड़कनें मध्यम पड़ने लगी थीं। आपकी आंखें, जब मैं नाराज़ हुआ करूंगी ना, बस एक बार आप मुझे इन आंखों से देखना। वो जज्ब के आलम में उसकी आंखों को छूते बोली थी तो वो धीरे से मुस्कुरा दिया था। दिल फरेब मुस्कुराहट। माहा ने बुरा सा मुँह बनाया तो वो निश्चल लब दांतों तले दबा गया। तुम्हारी नाराज़गी अब मेरी जान पर आज़ाब होगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तुम मुझसे नाराज़ हो? उसकी पलकों को छूते हुए उसकी गर्दन में हाथ डाले चेहरा अपने चेहरे पर झुकाते बोला था। बर्बाद होंगे हम दोनों, वो चमकती आंखों से बोली थी। माहिल ने चेहरा मजीद अपने चेहरे पर झुकाया, आईब्रो उचकाया था। बर्बादी ऐसी है तो मुझे 1000 बार कबूल है, बल्कि इसे उसकी नर्म याकूती लबों को लबों में मिस करते हुए वो भारी तिलिस्म ज़दा लहजे में बोलता हुआ उसके मध्यम पड़ती धड़कनों में अर्दाश पैदा कर गया था। वो मुस्कुरा गई थी। पहली बार यूँ लगा जैसे उसकी आंखें भी मुस्कुराई हों। उसने बेड पर सोए अपने बेटे को देखा था, फिर धीरे से उठते उसके माथे पर लब रखे थे। मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफ़ा तुम हो, ऐसा तोहफ़ा जिसने मुझे कायनात को बनाने वाले से मिला दिया, मुझे बताया शुक्र अदा करना बहुत कितना ज़रूरी होता है। उसके हाथों पर दबाव देते वो मोहब्बत से बोला था। माहा की आंखें चमक उठी और वो खेल कर मुस्कुराई थी। ज़िंदगी ज़िंदगी होती है, वो तल्ख है या हसीन, ये हमारा नज़रिया हमें बताता है। हम दुखों के पीछे भागते, खुशियों को खुद से दूर कर देते हैं। हम माफ़ करना नहीं सीखते, जबकि हम माफ़ी के तलबगार ज़रूर होते हैं। अगर हम कहें एक कदम की ही तो बात है, गलत लिया या सही, तो हम गलत हैं। एक कदम अगर माहा खान गलत उठाती तो शायद माहिल राना गुमनाम गलियों का मुसाफिर होता, और एक कदम जो माहा खान ने सही उठाया, आज उसे एक सही कदम की वजह से वो एक मुकम्मल ज़िंदगी का मालिक था। ज़िंदगी हसीन थी, हसीन तर, क्योंकि उसने दुखों को सोचना छोड़ दिया था। वो खुशियों के पीछे भागने लगा था। 3 साल बाद। छोटे खान बोलो बाबा गंदे। छोटे 2 साल के बच्चे को हाथों से पकड़े वो आंखें मटकते बोली थी। बच्चा खिलखिला उठा तो वो हंस दी। दरवाजे में खड़े दानियाल ने आंखें छोटी करते हुए उसके अल्फाज सुने थे। वो कभी सुधर सकती थी? हरगिज़ नहीं। उसे लगा उसे अब 2 बच्चों को संभालना पड़ेगा। वो नफ़ी में सर हिला गया था। 2 साल पहले ही उनके यहाँ बेटा हुआ था और अब उसकी बददिमाग माँ बैठी उसे ना जाने क्या सिखा रही थी, अपने जैसे बनाएगी। हशाम खान बोलो मामा। वो बेटे को सर का बोसा लेते हुए बोली थी, जिस पर वो बड़े बड़े हेजल आंखों से उसे देखने लगा था। बाबा, वो अटकते हुए बोला तो आरजू खान ने माथे पर तेवरी चढ़ाई। उसका तो मुंह ही खुल गया था। तुम भी जाहिल हो अपने बाप की तरह। मैं तुम्हें मामा बोलने का कह रही हूँ, तुम बाबा के कुछ लगते।
आरजू मुंह फुलाए हुए बोली तो दरवाजे में खड़े दानियाल का कहा गूंजा। आरजू ने गर्दन मोड़कर उसे खफगी से घूरा था। देखा, मेरा बेटा कह रहा है मामा बुरी बात। नफी में सर हिलाते वो हंसते हुए अंदर दाखिल हुआ था। मुंह फुलाए बैठी वो लड़की सीधी उसके दिल में उतर रही थी। उसने छोटे खान को उठाकर करीब रखे झूले में रखा और खुद बेड पर बैठ गया, बिल्कुल उसके सामने। क्या बोल रही थी? मैं बुरा हूँ? आईब्रो उचकाते हुए हाथ से उसकी गाल को छूते खुमार आलूद नजरों से उसे देखते हुए इस्तफसार करने लगा था, जिस पर आरजू घबराहट का शिकार हुई थी। तो ऑफिस में बैठे रहते हैं, क्या कहा था आपने? मैं पढ़ाऊँगा, ले लो तुम एडमिशन। कहाँ है आपकी पढ़ाई? वो उसके सीने के पर दिल के मुकाम पर उंगली रखते हुए कड़े तेवरियों से बोली थी। इधर तो आओ, मैं तुम्हें पास होने के बारे में कुछ बताऊं। गंभीर सहरतारी करती आवाज़ से वो उसकी उंगली को खींचते अपनी तरफ उसे झुकाते बोला था कि वो सीधा उसके सीने से अटक टकराई थी। सबसे पहले शौहर का ख्याल रखे। भारी लहजे में उसकी गर्दन पर लब रखे सरगोशी करते हुए आंखों में शरारत भरे लहजे में बोला था। आरजू ने भवें सुकेड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती कि छोटे खान की रोने की आवाज़ पर दानियाल ने गहरा सांस भरते इस बार माथे पर तेवरी चढ़ाई थी और घूर कर बेटे को देखा था। क्या है यार, मजाल है जो 2 पल अपनी बीवी के साथ गुजारने दें। जब हमें साथ देखता है तब रोने लग जाता है। इसे मामा के पास छोड़ाओ। वो बुरा सा मुंह बनाए हुए बोला था। साथ बेटे को घूर भी रहा था, जो झूले में खड़ा होते माँ को देख रहा था। हा 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 हा। आरज़ू उसके हिसार से निकलती बेड से उतरी और छोटे खान को झूले से लिया, फिर बेड पर नीम दराज दानियाल को देखा। आपको अपने बेटे से जलन हो रही है क्या? आरज़ू मज़ा लेते हुए बोली थी। दानियाल ने गहरी नज़रों से उसे देखा। जलन? मेरे सीने में आग लग रही है, वो बेड से उठते बोला था। उसके अंदाज पर आरज़ू का कहकहा कमरे में गूंजा था। उसके गाल दहक उठे थे। उसे इतनी बेबाकी से इजहार की उम्मीद नहीं थी मुकाबिल से। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो पास आते हशाम खान को उससे ले चुका था। आरज़ू ने उसे देखते सवाल किया। तुम मेरी हो, तुम्हारे प्यार के छोटे से छोटे हिस्से पर भी सिर्फ मेरा हक है। ये तो मेरा बेटा है, वरना वो बात अधूरी छोड़ गया था। उसकी बेइख्तियारी पर वो नफ़ी में सर हिला गई थी। तुम्हें जलन नहीं होती? उसकी हेजल आंखों में देखते वो आईब्रो उचकाते बोला था। हरगिज़ नहीं, जले मेरी जूती। वो इतनी तेज़ी से बोली थी कि दानियाल, हाँ तुम्हारी जूती क्यों जले? जले तो नताशा और पलवशा ना। कदम आगे बढ़ाते उसने आफत की दुखती रग पर हाथ रखा और कमरे से निकल गया। पीछे वो दांत पीसते उसके पीछे भागी थी। मज़ीद 3 साल। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। सब्र ऐसी चीज़ है जो नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकती है, बिल्कुल वैसे जैसे आयशा ने सब्र किया था और आज वो माँ के अहदे पर फाइज थी। नन्ही परी जो उसकी दुनिया में आकर सब मुकम्मल कर गई थी, लेकिन मिराज खान उसकी शिकायतें कभी ख़त्म नहीं होती थीं। वो हमेशा किसी न किसी मीटिंग के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी चला जाता था और आज तो आयशा ने उससे लड़ने का पक्का इरादा कर ही लिया था। वो बेड पर लेट गई थी। गुलराना सफ़िया बेगम के पास थी। वो आंखें बंद किए लेटी थी, जानती थी वो आज आने वाला था। जब धीरे से कमरे का दरवाज़ा खुला, यूं जैसे चोर अंदर दाखिल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही अंदर दाखिल हुआ। कमरे में नीम रोशनी फैली हुई थी। वो बेड पर नजरें पड़ी जहाँ जहाँ उसकी मताए जान लेटी हुई थी। आयशा ने पट से आंखें खोली तो मेराज ने जोर से आंखें मीचनी थी। उसकी आंखों में शिकवा था। वो हमेशा यूं ही करता था उसके साथ। आयशा, मैं वो बोल ही रहा था जब उड़ता हुआ कुशन उसके मुंह पर जा गिरा और उसके पीछे कई कुशन और तकिए उसके ऊपर बरसाए जा रहे थे, जिन्हें बगैर मज़ामत के वो खड़ा अपने ऊपर झेल रहा था। जानता था वो गुस्से में है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब देखो तब काम, और आज भी लेट आए हैं। वो बेड से उठती बाहर जाने लगी थी। आंखों में पानी तैर रहा था। वो गहरा सांस भरकर रह गया। उसकी कलाई जकड़े उसे खुद नीचे बैठ गया था। पैंट की पॉकेट से कुछ निकाला, निहायत ही नरमी से उसका पाँव अपने घुटने पर रखा और निहायत ही खूबसूरत पायल उसके पैरों में पहना दी थी। आयशा की आंखें चमकी थीं, लेकिन खफगी से खड़ी रही थी। फिर खड़े होते हुए उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरे, माथे पर अकीदत से लब रखे और उसके सीने में भीजते ही सार तंग किया था। वो उसकी सारी कार्रवाई धड़कते दिल के साथ नोट कर रही थी। अच्छे बच्चे ऐसे इतनी देर नाराज़ नहीं रहते। वो यूं बोला कि आयशा ने बामुश्किल कहा रोका था। सर उठाकर उसे देखा। आप ऐसे कैसे मना लेते हैं इतनी जल्दी? वो मुंह फैलाए बोली थी तो वो कंधे उचका गया। वो दोनों धीरे से हंस दिए थे। तुम इतनी जल्दी मान जाते हो भाई? हॉल में इस वक्त हर कोई मौजूद था। सब लोग बैठे बातों में मसरूफ़ थे और आज तो माहिर और माहा भी घर आए हुए थे। बच्चे खेल रहे थे जब एक कड़कती सी आवाज़ पर सबका ध्यान उस जानिब गया था। मुझे दे दो वरना मार दूंगा। माहिर राना ने हाथ में खिलौने लगन पकड़ी हुई थी और रुख 2 साल की गुलराना की तरफ किया हुआ था। उसके हाथ में बारबी डॉल थी जिसे वो छीनने की कोशिश कर रहा था। इधर दो वरना छीन लूँगा। माहिर राना ने गन गुलराना के छोटे से माथे पर रखी। वो रोने लगी थी। माहा ने सामने सोफे पर बैठे माहिल को देखा था।
कम गवारा घूरा ज़्यादा था, जैसा बाप वैसा बेटा वाला हिसाब हो रहा था। माहिर राना शुरू से धौंस जमाने का आदी था। वो अचानक उठी और पैर पटकती वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। बटरफ्लाई यार मेरा क्या कसूर है? माहिर बड़बड़ा कर उठते उसके पीछे भागा था। साले बटरफ्लाई उड़ गई। दानियाल की हंसी हुई आवाज़ हॉल में उभरी तो सब लोगों ने कह कहा लगाया था, जिस पर आरजू ने हंसते हुए उसे घूरा था। जाहिल, तुम गुलराना को डरा रहे हो, मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। हशाम खान गुलराना के सामने आते हुए बोला था। मायर ने उसे घूरा था, जिस पर हशाम ने भी छोटे छोटे बाल माथे पर डाले उसे घूरा था। गुलराना हशाम के पीछे छुपी हुई थी। जब हशाम ने उसे छोटी सी परी का हाथ पकड़ा और मायर पर अपनी तरफ से सख्त नज़र डालते उसे वहाँ से ले गया था। मायर ने गर नीचे पटक डाली और उससे रूम की तरफ गया जहाँ उसके बाबा गए थे। बाकी सब एक दूसरे की तरफ देखकर रह गए थे। सब ने नफ़ी में सर हिलाया था। हशाम खान और मायर राना दोनों में हरगिज़ नहीं बनती थी, बस दोनों में हर वक्त जंग सी छिड़ी रहती थी, जैसे बड़ी मुश्किल से हल किया जाता था। समुंदर में उठती छोटी लहरें जो साहिल तक आ रही थीं और डूबता हुआ सूरज बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। वो आगे भाग रही थी और दानियाल खान उसके पीछे भाग रहा था। आज पूरी फैमिली कराची साहिल समुंदर पर आई थी। ऐसे में आरजू खान की शरारतें उरूज पर थी। जब दानियाल उसके सामने आया, आरजू ने एक दम कदमों की ब्रेक लगाई थी। वो गहरे सांस भरते हुए उसे घूर रहा था। खान, आप बूढ़े हो गए हैं, आपको किसी बूढ़ी से शादी करनी चाहिए थी। उसके गहरे गहरे सांस भरने पर वो चोट करते उसे एक अदा से बोली थी, जबकि वो उसे काफ़ी भगा चुकी थी। आपकी तो उम्र हो रही है और मैं अभी यंग हूँ, वो मुंह बनाए बोली थी। लहजा मज़ाए के खेत सा। दानियाल गर्दन टेढ़ी करते हुए सीध में देख रहा था। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कहाँ देख रहे हैं? उसे अपनी तरफ मुतवज्जो ना पाकर आरजू ने दांत कचकचाए थे। कुछ खास नहीं, किसी बूढ़ी को देख रहा हूँ, वो लापरवाही से बोला था। उसकी बात सुनते आरजू ने पीछे पलट कर देखा, जहाँ तकरीबन 25 से 27 साल की लड़कियाँ दानियाल को ही देख रही थीं। उसने फिर सामने उसके इंतहाई मासूम चेहरे को देखा था। खान, वो चीखी थी और उसकी जानिब बढ़ी थी जब वो हंसते हुए आगे भागने लगा था। और अब मंजर कुछ यूँ था कि वो आगे भाग रहा था और आरजू खान उसके पीछे भाग रही थी। जब वो दोनों पानी में गिरे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। आ जाओ एक कपिल पिक लें, आली ने कैमरा निकालते हुए दुहाई दी थी, जिस पर उन सब ने उसकी तरफ देखा था। आरजू और दानियाल भी चलते हुए सबके दरमियान आ गए थे। पहले 1 से 2 होकर आओ। दानियाल ने उसके कंधे पर हमदर्दी से हाथ रखा तो वो खजल सा होकर रह गया। खींच तो सकता हूँ ना। 1 से 2 हुए और फिर 3 हुए और आने वाले वक्तों में 4-5 हुए लोगों की, आली तड़क कर बोला था। उसकी बात पर सब लोग का कहकहा गूंजा था और फिर सब ने एक तस्वीर सबके साथ ली थी और दूसरी में मिराज आयशा के साथ, दानियाल आरजू के साथ, माहिल माहा के साथ पेशानी से पेशानी टिकाए खड़े थे। पीछे समुंदर की लहरें थीं। बड़ों ने भी इख्तियारी माशाल्लाह कहा था। आली ने खूबसूरत लम्हों को कैमरे में कैद किया था। सुनो जाना, वो तीनों एक साथ बोले थे, जज्बस के आलम में, चमकती आंखों के साथ। दिल फरेब शहर के आसार में ज़रा भी फ़र्क नहीं, हूबहू धड़कता है ये दिल, नहीं मेरे सीने में तो तू धड़कता है। उन तीनों ने बड़ी मोहब्बत से उनकी पेशानी पर लब रखे, जबकि आली ने तेज़ी से वो पल कैमरे में कैद किया था। बच्चे भागते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। दानियाल ने बुरा सा मुँह बनाया था जब आरजू ने लब दबाए थे। ज़िंदगी हर चीज़ का महवर होती है, खुशी, गमी और बुरे हालात, अच्छे हालात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है हम खुशी भरे लम्हों को खुलकर जिएं और दुखी लम्हों में मायूस होकर बैठ जाएं। उनसे लड़ें, खुशियाँ तलाश करें, ज़िंदगी को हमेशा खूबसूरत मानें, क्योंकि जब वो दुखी भरे लम्हे देती है तब भी वो वही ज़िंदगी होती है जिसने आपको खुशी भरे लम्हे दिए होते हैं। इसीलिए ज़िंदगी को मत कोसें, हर चीज़ का सामना करें, लोगों को माफ़ करें ताकि अल्लाह कल आपको माफ़ कर सके। ख़त्म शुद्ध। तो उम्मीद है आप सभी को ये नावल बहुत ही पसंद आया होगा और आप लोगों को दानियाल और आरजू की केमिस्ट्री अच्छी लगी होगी, माहिल की केमिस्ट्री अच्छी लगी। 2 अलग अलग तरीके के प्लॉट थे क्योंकि मल्टी कपल है। एक प्लॉट बिल्कुल अलग था, उसमें इनोसेंट हीरोइन थी तो गैंगस्टर हीरो था, उनकी स्टोरी अलग थी। और दानियाल तो फिर था ही भाई बिजनेसमैन, अकड़ू था, पॉजेसिव था। और वो आरजू, उसका तो क्या ही कहा जाए, पूरे नावल की जान थी, मज़ेदार थी। हंसी पूरे नावल में अगर देखा जाए तो आरजू की वजह से आई है। मज़ेदार कपल था ये भी। लाइक ऐसा होना चाहिए, अगर एक अकड़ू है तो दूसरा नॉटी होना चाहिए कि ताकि ज़िंदगी में बैलेंस बना रहे। मुझे बहुत मज़ा आया इस नावल को पढ़ के। मैंने ये नावल पहले भी काफ़ी बार रीड किया है और मैं आगे भी इसे बहुत बार रीड करने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। बहुत ही ज़बरदस्त नावल है और नावल का नेम है मैं तेरी आदत का मारा बाय दिया जहरा।
उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। और एक और नावल है, लाइक वो भी लॉन्ग नावल है, बट मैं सोच रही हूँ उसे अभी स्टार्ट करूँ या 4-5 शॉर्ट नावल्स हैं उनको पहले कंप्लीट कर दूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करूँ। अब आप लोगों को मुझे बताएं कि मैं पहले लॉन्ग स्टार्ट करूँ या फिर शॉर्ट वाले कंप्लीट करूँ, क्योंकि मेरे पास 4-5 ऑलरेडी हैं जो मुझे रीड करे हुए हैं, एडिटिंग करके आप लोगों को बस पोस्ट करने हैं। चलिए मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और आपके जो भी कोई फैमिली फ्रेंड्स में नावल सुनते हो उनको प्लीज़ ये नावल शेयर भी कीजिएगा और रिकमेंड भी कीजिएगा। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।